हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? वेलकम बैक। हेलो, नमस्ते, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू इंटरनेशनल रिलेशंस विद मी दिवांशु सिंह। स्वागत है आप सभी का। सैटरडे इवनिंग पढ़ाई करने आप लोग आए हो, बड़े सिंसियर बच्चे हो। जनरली बाकी लोग क्या होते हैं, वीकेंड मोड में रहते हैं। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हमें इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये करना है, और कल की पीपीटी में कुछ कंटेंट रह गया था, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो आप लोग डिसाइड करोगे आज की पहले चाइना पढ़ना है या पाकिस्तान पढ़ना है। ठीक है, डिसाइड आप करोगे, पहले पाकिस्तान बांग्लादेश पढ़ोगे या चाइना पढ़ोगे। अभी मैं पता नहीं चल रहा, वोट कोई चाइना बोल रहा है, कोई पाकिस्तान बोल रहा है। पढ़ने तो देखो सारे देश हैं, बट पढ़ना पहले कौन सा चाहते हो वो डिपेंड करता है, चाइना पाकिस्तान। आपका दिल जो कहे, मेरे को तो सभी पढ़ाना है। तो कल हमने यहां तक किया था पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान कि जो अभी एक नया I2 U2 बन गया है, उसके बाद थोड़ा ईरान को टेंशन हो सकती है। सो दिस इज दैट न्यू क्वाड व्हिच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि ईरान की तरफ हमारा कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। एंड इसके अलावा इंडियन ओशन में क्या हो रहा है, सॉफ्ट एंड हार्ड पावर क्या है, इसको हम लोग बाद में भी देख लेंगे। मतलब जब हम लोग आज चाइना और पाकिस्तान कर लेंगे दोनों आज, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी क्या चल रहा है, स्पेस डिप्लोमेसी में क्या हो रहा है। सो बहुत सारे करंट अपडेट्स इसमें। बट आप लोगों ने पीपीटी पढ़ी है? हैव यू गॉन थ्रू द पीपीटी? क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर जो है वो हम अलग तरीके से करेंगे कवर, तो मेजरली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग हियर। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसलिए इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे आज। तो पहले आप लोग चारों पाकिस्तान के साथ कर लेना, पहले खत्म कर ले, छोटे भाई को उड़ा लें पहले, फिर चाइना के पास चलेंगे, क्योंकि चाइना के साथ बहुत दिक्कत है। पहले छोटे भाई को उड़ा देते हैं, छोटे भाई के साथ एक और भाई को उड़ा देते हैं। कौन? बांग्लादेश। ठीक है बेटा, डज नॉट मैटर, मतलब हाउ डज इट इवन मैटर। कोई सवाल है इसके पहले तो बताइए। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी बिगिन? अभी तक के टॉपिक में जितना हमने किया है, ये जो कीवर्ड्स हैं, अलायंस, ट्रीटी, ये सब चीजें आप देखोगे मैंने बुक में चैप्टर में दी हुई है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। लाइक उसके लिए टाइम स्पेंड करने का कोई लॉजिक नहीं है इतना। ऑब्वियसली यूएस करेंगे, देखो पहले हमारा नेबरहुड कवर करेंगे, पहले हम लोग जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, अफगानिस्तान। देन वी विल शिफ्ट टू कंट्रीज लाइक यूएस, इंडो यूएस रिलेशंस, इंडो रशिया रिलेशंस, इंडिया यूरोप, इंडिया आसियान, इस तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो ये वन ट्रैक 2, ट्रैक 3, ये सब चीजें क्या होती हैं, हाई ऑक्टेन डिप्लोमेसी, इसके लिए आप लोग बुक रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मेन मुद्दे वाले टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली सारी चीजों को कवर करने लग जाओगे एक एक कीवर्ड को, तो फिर तो आया खत्म नहीं हो सकता। इनफैक्ट आज हम बात कर रहे हैं, आपको पता है पाकिस्तान को लेकर अभी एक इशू हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इंडिया ने नोटिस इशू किया है पाकिस्तान को। आज हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि क्यों नोटिस इशू किया है, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी, क्या इशूज है। तो अभी पाकिस्तान रिलेशन जब हम लोग बात करेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं इंडिया पाकिस्तान, भारत पाक के रिश्तों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो हिस्ट्री तो सेम ही है, इन द सेंस बना तो हमारे टाइम पे ही है, इन द सेंस टाइम मतलब कि एक साथ ही बने 1947 पार्टीशन। बट थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना आपको जरूरी है कि 1940 में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जहां पर उन्होंने क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात की थी। ठीक है, तो 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना, और पहला ही मुद्दा जो लड़ाई हो गई किस चीज को लेकर, मैंने कल आपको बताया था, पहली लड़ाई किस चीज को लेकर हो गई, कश्मीर को लेकर। सो दे इन्वेडेड कश्मीर, जो पश्तून ट्राइब्स थे, और वो मैटर जो है हमने पहले यूएन को रेफर कर दिया। एक सॉर्ट ऑफ क्विक समरी है, इसके बाद डिटेल में भी जाएंगे। सो इट वाज एक्चुअली द कश्मीर इशू दैट वाज रेफर टू द यूएन, और उसके बाद एक सीज फायर लाइन बनाई गई। फिर आपको मैंने कल बताया था कि सियाटो सेंटो, ठीक है, बगदाद पैक्ट, नीटो टू सेंटो एंड सियाटो, पाकिस्तान क्या बन गया, यूएस लेड अलायंस का पार्ट बन गया, राइट। जिसकी वजह से हमें बांडुंग कॉन्फ्रेंस में नाम को पुश करना पड़ा, बगदाद पैक्ट, राइट। मेरी जैसी राइटिंग कैसे सीखे हैं, राइटिंग से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। ज्यादा ब्यूटीफुल राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड भी चाहिए होती है। फिर 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई, वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर किया था, बेसिकली मीडिएट किया था हमारे बीच में। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे है। तो 3 वेस्टर्न नदियां जो है उसका पानी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो पाकिस्तान को गया, और 3 नदियां जो इधर की तरफ है ईस्टर्न रिवर्स, उसका फ्लो इंडिया को दिया गया। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर 1962 में, जैसा आप जानते हैं, तिब्बत में जो हुआ, दलाई लामा के इंडिया में जो हमने उनको असाइलम दिया, और उसके बाद रिलेटेड इश्यूज की वजह से इंडिया की एक फॉरवर्ड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से चाइना ने इन्वेड कर दिया भारत के ऊपर, और जंग हो गई हमारी 1962 में। एंड जो समय यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी, ही इनकरेज इंडिया टू हैव नेगोशिएशंस विद पाकिस्तान ऑन द इशू ऑफ कश्मीर। और इसी समय आपको याद होगा, मैं मैप में आपको दिखाऊंगा, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पीओके का था वो किसको दे दिया, वो दे दिया उसने 63 में चाइना को, दैट इज कॉल्ड सक्सगाम वैली। ठीक है, इस पे कब्जा कर लिया था, तो इतना हिस्सा जो है इन्होंने गिफ्ट में दे दिया चाइना को। उन्हें लगा बदले में लड्डू मिलेगा। ठीक है, उन्हें लगा लड्डू मिलेगा इसमें, तो लड्डू के बारे में भी बात करेंगे, कैसे लड्डू मिल रहा है इनको। सो एनीवे, देन 65 में हमारी हो गई इनसे लड़ाई फिर से। ठीक है, 1965 में वी फॉट अ वॉर विद पाकिस्तान। उस समय एक इशू बाहर निकल के आया था, वो था सर क्रीक डिस्प्यूट, जिसके बारे में भी बात करेंगे। सर क्रीक गुजरात में, रन ऑफ कच्छ जो है वहां देखेंगे, रन ऑफ कच्छ में छोटे छोटे ऐसे स्ट्रीम्स हैं, तो उसको क्रीक बोला जाता है, जैसे मुंबई थाने क्रीक है। तो सर क्रीक डिस्प्यूट जो निकला, उसको लेके ऑलरेडी डिस्प्यूट चला था। फिर 65 में पाकिस्तान ने अगेन एडवेंचर करने की कोशिश करी। ठीक है, और 65 की 65 की हमारी जो है लड़ाई हुई, और उसके बाद जब पाकिस्तान हार गया तो उन्होंने फिर मदद मांगी। तो फिर उस समय यूएसएसआर ने फिर क्या करवाया, पीस करवाने की कोशिश करी। तो उन्होंने बुला लिया, चलो जी आ जाओ, ताशकंद में एग्रीमेंट साइन करेंगे 1966 में, कि चलो अपने अपने सोल्जर्स को पीछे ले जाओ। और ये आपको पता है, हमने कल बात करी थी, लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे, एंड अगले दिन ही वाज फाउंड डेड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। ताशकंद एग्रीमेंट के बाद, साइन करने के बाद ही वाज फाउंड डेड, एंड बेसिकली द कॉज वाज कि उनको हार्ट अटैक आ गया था।
ठीक है, यहां तक फ्लो है, समझ में आ रहा है फ्लो सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो मैंने इसीलिए देखिए आपकी पीपीटी, आज वाली पीपीटी चेंज है, मैंने इसको चेंज किया है, मैंने आपके लिए थोड़ा फ्लो इसमें सही करा है इसका, क्योंकि मेरे को लगा था पीपीटी वाज नॉट दैट गुड कंसीडरिंग जो फ्लो था। तो अभी आपको पूरा इसका फ्लो भी इस वजह से आ रहा है आपको समझ में, क्योंकि नाउ यू नो व्हिच प्राइम मिनिस्टर के अंदर क्या हुआ था। अगर मैंने वो लास्ट का कल का दिन आपके साथ ये स्पेंड नहीं किया होता ना समझाने में कि किस प्राइम मिनिस्टर के दौरान क्या हुआ था, तो ये फ्लो शायद उतने अच्छे से समझ में नहीं आता। नाउ बिकॉज आपको पता है अब कि कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अभी आपके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी भी है समझना, इसलिए थोड़ा बेस बिल्डिंग में समय लगाना चाहिए। एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी उसके ऊपर तो पूरी मंजिल बना सकते हो आप। तो फाउंडेशन स्ट्रांग करना इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस फाउंडेशन बैच में आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग कराई जा रही है। Then of course 66 के बाद फिर चीजें थोड़ी बहुत ठीक ठाक रही, बहुत सारे मेजर्स लिए गए कि चलो ठीक है बातचीत करेंगे इनसे, लेकिन फिर भी ये सुधरे तो नहीं। 71 में आपको पता है ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, मिलिट्री डिक्टेटर एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, एंड फिर इट रिजल्टेड इन वॉर एंड देन बांग्लादेश गॉट क्रिएटेड इन 1971। ठीक है, और इसके बाद एक पीस एग्रीमेंट साइन किया गया 1972 में, जिसमें पहली बार ऑफिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल को रिकॉग्नाइज किया गया कि इसको कोई यूनिलैटरली चेंज नहीं करेगा, मतलब अपने हिसाब से चेंज नहीं कर देगा। ये देखो पेनी बाहर निकल गया, कहां गया इसका, उसका कैप कहां गया, इतना सही लिखा कि पेनी बाहर चला गया, शिमला रिबन करते करते उसका अंदर का वो वाइट जो है टिप निकल गया, पता नहीं कहीं गया जाके। एनीवे सो वी हैव अ बैकअप। ठीक है, सो लाइन ऑफ कंट्रोल वाज रिकॉग्नाइज्ड। अभी हम लोग ना पूरा मैप पे देखेंगे करके क्या है क्या नहीं है। देन सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस ऑपरेशन का नाम है कुछ बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेशन जो सियाचिन ग्लेशियर पे हुआ था, नाम क्या है इसका, ऑपरेशन मेघदूत। मेघ मींस बादल, ठीक है, तो हमने सियाचिन का कंट्रोल लिया। फिर 1988 में इंडिया पाकिस्तान ने अगेन एक कमिटमेंट किया कि एक दूसरे के न्यूक्लियर साइट पे हम लोग हमला नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है पोखरान 2 हो चुका, पोखरान बेसिकली पोखरान 1 हो चुका था, एंड देन इंडिया वाज इंचिंग टुवर्ड्स, क्योंकि दोनों ही देश जो है न्यूक्लियर पावर स्टेट्स बन रहे थे, तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि भाई दूसरे किसी भी कंट्री के न्यूक्लियर साइट पे हमला नहीं करेंगे। और ये अभी भी होता है, ठीक है, अभी भी आप देखोगे हर साल इंडिया पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज के जो डिटेल्स हैं वो शेयर करते हैं, कहां सिचुएटेड है, कि मान लो कल को जंग हो जाती है, गलती से भी कोई एक दूसरे के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला ना करे, क्योंकि वो फिर माना जाएगा न्यूक्लियर वॉर की स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके रिप्लिकेशन बहुत ज्यादा होंगे। तो हर साल ये डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होता है, हर साल अपडेट होता है, दोनों देश आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, अब उसमें ऑब्वियसली ये नहीं बताया जाता कि न्यूक्लियर प्लांट में कौन सा मिलिट्री न्यूक्लियर का है या कहां एनरिचमेंट हो रहा है या क्या कहां पे वेपन्स रिलेट बन रहा है, वो उसकी डिटेल नहीं जाती, बस लोकेशन शेयर की जाती है। ठीक है, तो कि गलती से कहीं पे हमला ना हो जाए, तो बिकॉज इट विल रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ कैटास्ट्रोफी एंड डिजास्टर, क्योंकि ऑब्वियसली फिर वो जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो एटमॉस्फेयर में फिर आपके पानी में मिल जाएगा, तो वैसे ही लोगों की जान चली जाएगी और फिर वो एक तरीके से न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चालू हुआ आपका 1988 के बाद। फिर 88-89 में एक नया चैलेंज हमारे रिलेशनशिप के बीच में आया, वो क्या था, कश्मीर मुद्दा। कश्मीर फाइल्स मूवी जो आपने देखी होगी शायद, या नहीं भी देखी होगी, सुना होगा, या शिकारा मूवी के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। कश्मीर में जो इंसर्जेंसी चालू हुई है वो इसी दौरान हुई है, इट वाज 1988 एंड 89। ठीक है, तो ये इसी दौरान जो है, और ये बेसिकली इन्फ्लुएंस था जो वहाबिज्म और सलाफिज्म करके जो एक आपकी जो आइडियोलॉजी है इस्लाम में, ठीक है, सुन्नी इस्लाम में, उसका दबदबा था यहाँ पे। एंड इसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान का और चाइना का पूरा रोल था, बट उन्होंने पोर्ट्रे ऐसा किया कि ये वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेबल कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह हार चुके थे। आपको पता है 71 की वॉर जो है, जिल्लत जिसको कहते हैं, ठीक है, उर्दू में वर्ड बोला जाता है, जिल्लत सहनी पड़ी थी, बेशर्मी, मतलब कह सकते हो आप कि इतना मतलब शर्म से वो बिल्कुल झुक गए थे कि उन्हें समझ में नहीं आया कि कैसे बदला लिया जाए। डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकते थे, सिचुएशन ऐसी नहीं थी, स्पेशली क्योंकि सोवियत के साथ अब एग्रीमेंट साइन हो चुका था इंडिया का, तो सोवियत यूनियन उस समय बहुत ज्यादा जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, एंड देन उस समय इनके लिए सिचुएशन भी बड़ी कंड्यूसिव नहीं थी। तो इन्हें रियलाइज हुआ कि हमें जो है इंडिया से डायरेक्ट हमला तो ना करके वी विल कट इनटू 1000 पीसेस, 1000 ब्लीड्स। तो वो पॉलिसी है किसकी, पाकिस्तान आर्मी की, कि और आपको पता है जितने भी मिलिट्री सर्कल्स हैं, डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं, उनमें सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का इशू रिजॉल्व तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहेगी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को जो जिल्लत सहनी पड़ी, वो जो 94,000 सरेंडर हुआ, वो उनके जहन से निकलता ही नहीं हुआ। ठीक है, उनके दिल में बस गया है वो, ऐसा वो मतलब चोट लगी है उनके, ऐसा जख्म है उनके कि वो सही ही नहीं हो रहा है। और इसी वजह से ISI जो उनकी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, ठीक है, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि इंडिया से उनको हर बार हारना पड़ता है। तो हर बार वो कोशिश करते हैं, स्पेशली 1971 का वॉर उनके लिए बहुत बड़ी चोट की तरह है, और वो समझिए मतलब वो बेसिकली वो पॉलिसी कंटिन्यूटी रहती है उनकी, चाहे आर्मी का कोई भी जनरल आ जाए, कोई भी जनरल कोशिश करेगा कि अगर इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशन बनाना है, तो आर्मी का जो महकमा है पूरा, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, वो पीसफुल रिलेशन इंडिया के साथ बनाने नहीं देगा। और जैसे ही लगता है कि किसी सिविलियन गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश करी वहां के कि इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाएंगे, तो आपको पता ही क्या हो जाता है, फिर तख्ता पलट हो जाता है, मिलिट्री कूद एटाट, ठीक है, कूद हो जाएगा। जैसे नवाज शरीफ के टाइम पे हुआ, जब परवेज मुशर्रफ ने कर दिया, या अभी देखो इमरान खान को हटा के फिर दूसरे आ गए, अभी है प्राइम मिनिस्टर, नाम के ही है, ठीक है, शरीफ साहब, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी। सो दैट इज द पॉइंट। सो इन लोगों के लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि ये लोग इंडिया के सामने, मतलब इन्हें पता है कि भाई इंडिया इकोनॉमिक पावर आज के टाइम पे सुपर पावर भी है, लेकिन इनके जहन से वो बात नहीं निकलती, जो जिल्लत और जो इनको शर्म सहनी पड़ी थी वो हारने के बाद, वो इनसे अभी भी बर्दाश्त नहीं होती है। सो एनीवे फिर उसके बाद 1992 में दोनों नेशन ने एग्रीमेंट साइन किया कि कोई भी केमिकल वेपन्स यूज नहीं करेगा। फिर उसके अलावा आपको पता है 1998 में देन पोखरान 2 व्हेन दोनों ही देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट्स कैरी आउट किए थे, जिसके बाद इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा, बिल क्लिंटन के बारे में हमने कल बात करी थी। देन लाहौर डिक्लेरेशन, सो ये वाजपेयी साहब का एक एफर्ट था कि लाहौर डिक्लेरेशन, लाहौर बस सर्विस चालू की जाए। और अगर आप देखेंगे तो ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट था, क्योंकि शिमला डिक्लेरेशन के बाद ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अकॉर्ड था जो साइन हुआ। बट आपको पता है उसके बाद भी हमें सेटबैक सहना पड़ा, हमारे पीठ में छुरा भोंका किसने, पाकिस्तान आर्मी ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कारगिल कर दिया। ठीक है, सो कारगिल वॉर स्टार्टेड आफ्टर दैट, एंड कारगिल कॉन्फ्लिक्ट एंड सब्सिक्वेंट टेररिस्ट अटैक्स हैव स्ट्रेन्ड रिलेशंस। बिकॉज़ इसके बाद भी देखिए बहुत कुछ चीजें हुई हैं, कारगिल तक की सिचुएशन नहीं रुकी है। कारगिल के बाद बताओ आप मुझे क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं जिसने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को खराब किया है, बताइए। व्हाट एल्स हैपेंड इन 2001, 2002, 2003, क्या हुआ? When did Kandahar hijacking took place? IC-814 था ना प्लेन जो तालिबान के अफगानिस्तान में ले गए थे लोग हाईजैक करके, मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था, कब हुआ था ये IC-814? दिसंबर एंड, ठीक है, 1999, 2000, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है पार्लियामेंट अटैक। तो कंटिन्यूअसली जो है आपके रिलेशंस डिटोरिएट ही हुए हैं।
फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, यूपीए 1 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इट केम इनटू द पिक्चर, कांग्रेस की सरकार बनी यूपीए। शुरू में सब सही था, शुरू में सही चल रहा था, बट देन उस समय फिर वो आप देखोगे कि कोशिश उन्होंने करी, बट देन व्हाट हैपेंड 2008 में मुंबई अटैक्स 26/11। उसके पहले दिल्ली में भी हुआ था। सो अल्टीमेटली आप देखिए कि आप खुद देख सकते हैं कि जैसे ही रिलेशन थोड़े बेटर होने की कोशिश होती है, उसके बाद कुछ इवेंट हो जाता है। जैसे रिलेशन कुछ अच्छे होने की कोशिश होती है, कुछ हो जाता है, अगेन इट टेक्स अ डिप। सो इट इज लाइक अ साइन वेव, कोशिश कर रहे बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिस्ट अटैक, कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ऐसा वॉर हो जाएगा, डिप, फिर ऊपर, फिर डिप। तो ये ऐसी ही सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन की, और ये ऐसे ही चल रही है। सो दिस वाज द इंटायर समरी। बाकी प्रेजेंट सिचुएशन हम लोग समझेंगे कि क्या है, बट उसके लिए हमें मैपिंग थोड़ी समझनी पड़ेगी। सो मतलब इंडिया पाकिस्तान रिलेशन शायद वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है पूरे वर्ल्ड में। मतलब इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड दैट इवन देन इजराइल पैलेस्टाइन इशू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, इजराइल पैलेस्टाइन फिर भी मुझे लगता है सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का इशू सॉल्व होना मुझे मतलब लगता नहीं सॉल्व हो सकता। उसका मैं अच्छा मुझे बता दो कोई कि व्हाई डू यू थिंक देयर इज नो सॉल्यूशन टू कश्मीर इशू? कश्मीर के इशू को रिजॉल्व क्यों नहीं कर सकते? बताओ क्या लगता है आपको, व्हाट इज द मेन फैक्टर यहाँ पे? बाकी सारे इशू फिर भी रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। क्या लगता है आपको, रीजन क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर तो है, चलो कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, बाकी सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है? ईगो? नहीं, पाक आर्मी एक तरीके से कह सकते हो, पाकिस्तान आर्मी को बर्दाश्त नहीं होगा, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आ जाए कश्मीर, अलग ही हो जाए कश्मीर का जो हिस्सा है। ठीक है, उनको एक तो वही ईगो है उनका, कह सकते हैं तरीके से, बट इट्स एक्चुअली ऑल अबाउट वेपन बिजनेस एंड मनी। अल्टीमेटली सारा धंधा है, ये सारा धंधा है। ठीक है, इट इज ऑल बिजनेस। भाई जब तक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तब तक पाकिस्तान वेपन खरीदेगा, तब तक इंडिया वेपन खरीदेगा, है कि नहीं? भाई हम खरीदेंगे नए फाइटर जेट, वो भी खरीदेगा नया फाइटर जेट, तभी तो इकॉनमी चलेगी, यूएस की और रशिया की और इजराइल की। भाई अल्टीमेटली क्या है, इट इज हाउ इट विल गो। हम एक इंच जमीन देंगे नहीं, उनसे बर्दाश्त होगा नहीं, ठीक है, बिजनेस चलता रहेगा। अल्टीमेटली क्या है, इट्स ऑल अबाउट मनी। नहीं तो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप इस इशू को रिजॉल्व ना कर पाओ। अच्छा, तीसरा, इस सबके चक्करों में क्या हो गया है कि कश्मीर में सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? बिकॉज कश्मीर में लोगों एक अलग तरीके का फंडा है इस समय, जो लोगों को लगता है कि ना हमें पाकिस्तान के साथ रहना है, ना हमें इंडिया के साथ रहना, हम अलग रहेंगे। तो भाई मुझे बताओ, कोई कश्मीरी है क्लास में? ठीक है, मेरे बहुत सारे कश्मीरी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि अगर तुम इंडिपेंडेंट हो भी जाओगे तो तुम्हारा हाल नेपाल जैसा ही होगा कि ना उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। ठीक है, उधर से चाइना दबाएगा, यहाँ से इंडिया दबाएगा, कैसे रहोगे अकेले? अगर आप इंडिपेंडेंट भी रह लोगे, सर्वाइव कर सकते हो अपने आप? अभी सोचो, कम से कम ये तो कह सकते हो कि भाई इंडिया के साथ है, इंडिया का अभिन्न पार्ट है। कल को अलग हो जाओगे, क्या करोगे? लैंडलॉक्ड हो, इतने रिसोर्सेज भी नहीं है आपके पास। तो वही चीज है ना। और इसमें क्या ना, कश्मीर होते हैं बड़े सीधे लोग हैं, लेकिन वही है कि एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने इतना ज्यादा उनको बहला के मतलब पूरा फुसला दिया है कि उन्हें लगता है ना उन्हें इंडिया पे ट्रस्ट है, ना उन्हें लगता है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान से वैसे ही नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इंडिया के साथ अलग इशूज है, बिकॉज दोनों तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, हमारी साइड से भी गलतियां हुई हैं कि हम उनको समझ नहीं पाए, ना वो हमको समझ पाए, जिसको हम लोग एलिनेशन बोलते हैं कि एलिनेशन की फीलिंग हो गई है। कभी कभी आर्मी ने कोशिश करी लेकिन कुछ और ऐसा हो गया। ठीक है, तो दोनों तरफ से गलतियां हैं, दोनों तरफ से लोगों को समझना पड़ेगा। तो वो चीजें, तो ऐसा नहीं है कि हम ही सब जगह सही थे। देवर पॉलिटिकल फैक्टर्स आल्सो, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आई जो चाहती थी कि आग भड़कती रहे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहे। ठीक है, सो एनीवे की इवेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ वी कम टू दी एरिया जो इंपॉर्टेंट है हमारे मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, देखो इंडिया पाकिस्तान के मैप को पहले जरा देखते हैं, जो हमारा डिस्प्यूटेड, क्या कह सकते हो कि उनको लगता है डिस्प्यूटेड, हमें तो पता ही है कि हमारा ही है। तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि एलओसी कहां से कहां तक है और एजीपीएल लाइन क्या होती है। मैंने वैसे पहले लेक्चर में आपको बताया था, बट आज के मैप में आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में एक वर्किंग बाउंड्री है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, एक एलओसी है और एजीपीएल है। ठीक है, इसका भी सोचा आपने, इंडिया के 4 बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, इट्स नॉट जस्ट वन, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इंडिया के 4 बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वर्किंग बॉर्डर, एलओसी एंड एजीपीएल। कितने लोगों को बात पता है? कितने लोग जानते थे कि इंडिया के 4 बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के साथ, 4 अलग अलग लाइंस हैं? ठीक है, आज आपको पता चलेगा नई चीज, तो ध्यान से देखिएगा, ये बुक में भी नहीं मिलेगा आपको। पहली चीज देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं, इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब होता है कि दोनों साइड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, और उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, दोनों साइड ने एक्सेप्ट कर लिया है, डिस्प्यूट नहीं है। जैसे कि राजस्थान में, ठीक है, आप देखेंगे राजस्थान जो जैसलमेर वाला बॉर्डर आप जाओगे, इवन गुजरात फॉर दैट मैटर, रन ऑफ कच्छ को अगर छोड़ दें, वहां पे आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को लिखा रहेगा इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, अगली बार अगर राजस्थान जाएं, ठीक है, तो आप देखिएगा वहां पे लिखा रहेगा इंटरनेशनल बॉर्डर, मतलब डिस्प्यूटेड नहीं है, सेटल्ड बाउंड्री है, उनको भी एक्सेप्टेड है, हमें भी एक्सेप्टेड है, जिसको हम लोग रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, रेडक्लिफ लाइन, सिरिल रेडक्लिफ ने जो ड्रॉ किया है, पीछे आपको मेरे को दिख रहा है, ठीक है, रेड कलर से दिख रहा है, दैट इज इंटरनेशनल बॉर्डर, ये सेटल्ड है, मतलब इसको लेके कोई विवाद नहीं है दोनों की साइड से। अब एक वर्किंग बाउंड्री दिख रही है आपको पीछे ग्रीन कलर से। ठीक है, वर्किंग बाउंड्री दिख रही है। वर्किंग बाउंड्री क्या है? बहुत सिंपल तरीके से, इंडिया बोलता है कि ये सही है, पाकिस्तान बोलता है इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये पाकिस्तान के पंजाब रीजन, सियालकोट और इंडिया के जम्मू रीजन में पड़ता है। ठीक है, पंजाब जम्मू बॉर्डर पे। तो इंडिया उसको बोलता है कि भाई ये सेटल्ड है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसको इतना डिस्प्यूटेड नहीं मानता, ये कहता है इसको वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी उन्होंने मान लिया है टाइमिंग की, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आप इसको बहुत कम जगह देखोगे वर्किंग बाउंड्री लिखा हुआ, नहीं तो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर ही लिखा रहता है, क्योंकि इसको लेकर पाकिस्तान एडमेंट नहीं है। ठीक है, जो वर्किंग बाउंड्री आपको दिख रही है ना ग्रीन कलर से, इसको लेकर पाकिस्तान इतना एडमेंट नहीं है, वो ये बोलता है चलो ठीक है अभी के लिए जाने देते हैं। ठीक है, ये वाला, तो ये वर्किंग बाउंड्री वाला हिस्सा है कहां? वो यहाँ पे पंजाब जो है ना, पंजाब में बॉर्डर, पंजाब जम्मू बॉर्डर पे गांव जगह है मधुपुर करके, मधुपुर से लेके जम्मू में जब आप जाओगे एक संगम करके जगह। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलता नहीं जल्दी बुक में, तो वैसे मैंने बुक में रेफरेंस दिया हुआ है। मधुपुर ये वाला सबको दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला, तो ये जो बाउंड्री है ना, ये वर्किंग बाउंड्री है। कैन एवरीबॉडी सी दिस? सबको दिखाई दे रहा है। और ये जो है इंटरनेशनल बॉर्डर फ्रॉम मधुपुर टू संगम इज 198 किलोमीटर, जिसको पाकिस्तान बोलता है कि ये वर्किंग बाउंड्री है, हम नहीं बोलते, पाकिस्तान बोलता है। ठीक है, ये चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। तो ये मधुपुर इन पंजाब टू संगम इन जम्मू, ठीक है, ये 198 किलोमीटर है, जिसको पाकिस्तान बोलता है वर्किंग बाउंड्री, बट हमारे लिए सेटल्ड है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है।
यहां से संगम के बाद से आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल चालू होती है जो जाती है पिलर नंबर NJ 9842, ठीक है, जहां पे सियाचिन ग्लेशियर भी है। तो ये आप देखो पुंछ, उरी, ये पूरा कारगिल, ये सारे एरिया होते हुए आपका क्या जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो डिस्प्यूटेड है इंडिया पाकिस्तान के बीच में है तो हमारा हिस्सा, बट इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड है। और LOC की लेंथ है 778 किलोमीटर, 778। ये जो रेड डॉटेड लाइन आपको दिख रही है इसकी लेंथ है, कहां से चालू की जाती है काउंट करना, इसको हम काउंट करते हैं फ्रॉम संगम टू NJ 9842, ठीक है, डिस्प्यूटेड, क्योंकि उस साइड है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इधर हमारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसको ये लोग जो है आजाद कश्मीर भी बोलते हैं, मुजफ्फराबाद की जगह को पाकिस्तानीज बोलते हैं, इसको आजाद कश्मीर। आपने कई बार देखा होगा, यहां लिखा रहता है आजाद कश्मीर, जैसे पता नहीं कौन सी आजादी मिल गई उनको, ठीक है। फिर भी वहां के लोगों को पीटती रहती है पाकिस्तान आर्मी, पता नहीं आजाद किस बात के लिए बोलते हैं। एनीवे, फिर आप जब NJ 9842 पे आएंगे, यहां से आपको दिख रहा है काराकोरम पास ऊपर, यहां पे इंडिया बोलता है कि इस ये ट्रायंगुलर जो पोर्शन है इसको लेके डिस्प्यूट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में कि यहां पे सियाचिन ग्लेशियर है। अब यहां पे NJ 9842 से लेके यहां पे एक माउंटेनस रिज है जिसको इंदिरा कोल बोलते हैं, ठीक है। कोल जो है रिज को भी बोला जाता है, ठीक है, उसको रिज को भी बोला जाता है। अरे वाघा अटारी बॉर्डर के पीछे बार-बार क्यों पड़े हुए? वाघा अटारी बॉर्डर इज नियर अमृतसर, पंजाब में है भाई, वो नीचे की तरफ जाके वाघा अटारी बॉर्डर, इट्स नॉट डिस्प्यूटेड। एक ही चीज पकड़ ले तो वाघा अटारी बॉर्डर, वाघा अटारी बॉर्डर। अरे जब सेलेक्ट हो जाना तब जाना वहां पे, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये ट्रायंगुलर पोर्शन जो है, दिस ट्रायंगुलर पोर्शन इज सियाचिन ग्लेशियर। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा यहाँ पे एक AGPL लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? कैन एवरीबॉडी सी AGPL लिखा हुआ है? ये जो है AGPL, इसको बोलते हैं एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, मतलब पाकिस्तान इसको क्रॉस नहीं कर सकता, अगर वो क्रॉस करेगा तो माना जाएगा वॉर। क्यों? क्योंकि यहां पे सियाचिन ग्लेशियर चालू होता है। इट इज कॉल्ड एज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, बट पाकिस्तान बोलता है कि ये यहां तक है, वो AGPL रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो ये बोलता है काराकोरम पास तक हमारा हिस्सा है। तो इंडिया बोलता है कि हम खाली बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि वो चाहता है कि उसको सियाचिन ग्लेशियर मिल जाए बेसिकली। बट इंडिया बोलता है नहीं, तुम्हारा हिस्सा जो है AGPL के अभी तक पीछे तक है, वो भी तब तक है जब तक हम POK तुमसे ले नहीं लेते, ठीक है। वो भी तब तक है तुम्हारा, जिस दिन हमारा मन करेगा उस दिन उठेंगे और POK ले लेंगे, ठीक है। जब तक नहीं लेते तब तक के लिए तुम ये मान के चलो कि AGPL के पीछे ही रहना। तो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है AGPL। AGPL कहां से कहां तक है? NJ 9842 पिलर से लेके इंदिरा कोल तक, इसका डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, दिस इज 150 किलोमीटर, ठीक है। ये जो लाइन है, तो आज आपको 4 अलग अलग बॉर्डर्स के बारे में पता चला इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंटरनेशनल बॉर्डर, वर्किंग बॉर्डर, LOC एंड AGPL। इज दिस क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट है तो देख के बताइए। 4 बॉर्डर समझ में आ गए? एक बॉर्डर इंटरनेशनल बाउंड्री, दूसरा बॉर्डर वर्किंग बाउंड्री, तीसरा बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल, चौथा बॉर्डर AGPL। अरे रुक जाओ भाई, आ रहे इंदिरा कोल पे, पहले यहां बताइए, यहां तक क्लियर है? वर्किंग बाउंड्री इज बिटवीन मधुपुर एंड पंजाब, ये पाकिस्तान बोलता है कि थोड़ा डिस्प्यूटेड है। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं, आपने चिकन्स नेक सुना होगा, इंडिया में चिकन्स नेक करके कौन सी जगह? नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर। बट आपको पता है इंडिया में 2 चिकन्स नेक है, ये भी लोग नहीं जानते। एक चिकन्स नेक ये है ऑन दी वेस्टर्न साइड, बहुत लोगों को नहीं पता। जल्दी जब भी किसी से पूछो चिकन्स नेक तो अगली बार उनसे पूछना भैया कौन सा भी चिकन्स नेक, ईस्ट में भी वेस्ट में। 90% लोगों को पता ही नहीं होगा, कहेगा है 2 है इंडिया में, कहना हाँ भैया 2 है, वेस्टर्न साइड में भी चिकन्स नेक है, मधुपुर पंजाब के बीच में। अगली बार बताना कोई पूछेगा तो, नहीं तो मैक्सिमम टाइम एवरीबॉडी इज लाइक यार वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है नॉर्थ ईस्ट वाला वो चिकन्स नेक है। अब जब इंडिया चाइना जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे वहां पे व्हाई दिस इज सो। क्या भैया ऐसा बॉर्डर है छोटा सा एनक्लेव जैसा बना हुआ है, इसलिए वी शेप है, देखो ना वहां पे, इसलिए चिकन्स नेक बहुत पतला सा हिस्सा है वहां पे। चिकन्स नेक क्यों कहा जाता है? कभी मुर्गे की गर्दन देखी है? मुर्गे की गर्दन पतली होती है, खोपड़ी बड़ी होती है और धड़ बड़ा होता है, पतला सा हिस्सा होता है जो जोड़ता है उसके दिमाग और धड़ को, तो इसलिए चिकन्स नेक बोलते हैं, इतनी सी होती है उसकी। तो बिकॉज दिस इज आल्सो वेरी थिन एरिया, थिन लैंड मास। If POK is not in our control, then why we show it in our map? भैया है मैडम, है तो हमारा ऐसा ही। अब सृष्टि जी बोल रही है if POK is not in our control, भाई देखो कंट्रोल की जहां तक बात है, कंट्रोल तो हम कभी भी किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है कि इट इज ऑक्यूपाइड, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान का पार्ट नहीं था ये, ठीक है। इट वाज गिवन टू इंडिया, उसने जबरदस्ती धोखेधड़ी से कब्जा किया है, तो इसीलिए हम उसको लिखते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो तो हमारे में पेशेंस है, हम लोग उपद्रव नहीं कर रहे, नहीं तो जिस दिन मन उठेंगे उस दिन जाके कब्जा कर लेंगे। कब्जा क्या करना, अपना हिस्सा वापस छुड़ा देंगे, मार मार के भगा देंगे उनको, ठीक है। अब यार ये तो देखो अमित शाह जी से पूछना पड़ेगा मुझे कब लेंगे, जिस दिन बात हो जाएगी मेरी उनसे उस दिन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इधर वाला हिस्सा आपको पता है लद्दाख का जो हिस्सा है ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है आफ्टर 1962 वॉर, जिसको अक्साई चेन बोला जाता है, ठीक है। यहां पे भी ये जो लाइन दिख रही है ये है आपकी क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो अभी पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को जान के शायद खुशी होगी कि इंदिरा कोल जो है वो इंदिरा गांधी जी के नाम पे नहीं है, ठीक है। कितने लोगों को लगता था कि इंदिरा कोल जो नाम पड़ा हुआ है इंदिरा गांधी के नाम पे, वो इंदिरा गांधी के नाम पे है ही नहीं। डू यू नो व्हाई इट वाज कॉल्ड एज इंदिरा कोल? बिकॉज इंदिरा इज अनदर नेम फॉर गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है। गॉडेस लक्ष्मी जी के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं है, ठीक है। हर चीज इंदिरा गांधी जी के नाम पे नहीं होगी, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा। तो ये है इंदिरा कोल। सो इंडिया, ये जो आप देखोगे ये इंडिया का जो AGPL है, इंदिरा रेंज या इंदिरा कोल पास है जो सियाचिन को सेपरेट करता है फ्रॉम दी सचगाम वैली। इट इज नॉट नेम्ड आफ्टर इंदिरा गांधी, इट वाज नेम्ड बाय अमेरिकन वुमेन माउंटेनियर बुलक वॉकमैन, जिन्होंने यहाँ पे जब इसको स्केल किया था, बेसिकली जब इसको क्लाइम किया था तो यहाँ पे नाम डाला, 1912 में नाम पड़ा ये, ठीक है। और ये गॉडेस नियर बाई जो गॉडेस लक्ष्मी उनके नाम पे रखा, इसलिए नियर बाई पीक का नाम भी लक्ष्मी पीक है। तो इंदिरा जो नाम है वो लक्ष्मी जी का दूसरा नाम है, ठीक है। इनका कोई लेना देना नहीं है इंदिरा गांधी जी से। तो ये जो इंदिरा कोल है ये आपका AGPL का लास्ट पॉइंट है। these are basically ग्लेशियर है, उधर गाशरबम 1 आपको दिख जाएगा, इंदिरा कोल वेस्ट, इंदिरा कोल ईस्ट, बेसिकली पास है ये, ठीक है। सो ये आपका यहां इस साइड आप जाओगे तो सियाचिन ग्लेशियर है, तो ये इंदिरा कोल है, ठीक है। NJ 9842 है, दिस इज LOC, दिस इज AGPL। ये ट्रायंगुलर पोर्शन जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर है, क्योंकि इसके आगे इन्होंने चाइना को हिस्सा दे दिया। इसके आगे आप जाओगे तो यू विल रीच सचगाम वैली, इसके आगे आप सचगाम वैली पहुंच जाओगे जो चाइना को पाकिस्तान ने सील कर दिया था। आज आपको इंदिरा कोल के बारे में पता चला, और ये भी पता चला कि यहाँ पे हर चीज प्राइम मिनिस्टर के नाम पे नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी अलग तरीके से भी नाम रखा जा सकता है। समझ में आया? इज इंदिरा कोल क्लियर? सियाचिन ग्लेशियर क्लियर? क्लियर सबको?
ये दिख रहा है आपको नुब्रा रिवर यहाँ पे, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, नुब्रा रिवर, नुब्रा वैली यहीं पे है। एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर प्रीलिम्स का था कि नुब्रा वैली के नॉर्थ में क्या मिलेगा, तो सियाचिन ग्लेशियर तो है वहाँ पे। सो नुब्रा वैली के नॉर्थ जाओगे आप तो सियाचिन ग्लेशियर मिल जाएगा आपको, प्रीलिम्स क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा। अब देखो एग्जामिनर के ना माइंड को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। 2020 का क्वेश्चन है, जब भी ऐसे टॉपिक्स न्यूज में आते हैं तो ये मत सोचना क्यों, क्योंकि गलवान बहुत ज्यादा न्यूज में था। आप सब लोग क्या गलवान 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 पढ़ के चले गए, गलवान नाला अशोक नदी कंटिन्यू है, जाके मिलती है, जाके पूरा पीएचडी कर लिए लोग। लेकिन वहीं पे इन्होंने जो इंडस नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी को ढंग से याद नहीं किया, और शायद कुछ लोगों ने यहाँ पे ये जो नुब्रा वैली है उसको उतना ध्यान नहीं दिया। अब ये 2020 में उन्होंने नुब्रा वैली पूछा था, लास्ट ईयर उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सी नदी डायरेक्टली जाके इंडस में मिलती है, झेलम सतलज चेनाब ऐसे करके दिया हुआ ऑप्शन। देखा आपने प्रीलिम्स का क्वेश्चन, उन्होंने अगेन इंडस से पूछा सवाल कि कौन सी नदी डायरेक्टली जाके मिलती है इंस्टेड ऑफ मीटिंग अदर रिवर्स। तो ये एरिया प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज में रहे, लेकिन आईआर बिना ज्योग्राफी के नहीं हो सकता। इसलिए आप देखोगे जो यूट्यूब पे मैं सीरीज बनाता हूं उसका नाम ही है ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स, इट इज आईआर लिंक्ड विद ज्योग्राफी। आज मैंने एक वीडियो बनाया है, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है, इट इज अबाउट जो डिस्कवरी हुई है डायनासोर के एग्स की। 260 से ज्यादा डायनासोर एग्स डिस्कवर किए गए नर्मदा वैली में। तो उसमें नर्मदा में आपको पता है रिफ्ट वैलीज हैं, ठीक है, नर्मदा और तापी की रिफ्ट वैली। तो वहां पे डायनासोर्स पहले घूमते थे, बट जब आपको पता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ और उसके बाद रियूनियन हॉटस्पॉट में जब लावा निकला तो बहुत सारे एरिया में तो आपको पता है लावा फैलने से डेथ हो गई थी, बट अभी भी कुछ जगह फॉसिलाइज्ड एग्स मिले, तो उसको आप जाके बाद में देखिएगा, इट्स एन इंटरेस्टिंग वीडियो। एनीवे, सो ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके बारे में हमने बात करी थी, जो है अटैक ऑन इंडियाज पार्लियामेंट 2001, ठीक है। ये आगरा समिट जब हुआ था तब मैं आगरा में था। अच्छा, आगरा समिट के बारे में मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं मैं आपको, क्योंकि जब आगरा समिट हो रहा था तब मैं वहीं पे था। माय फादर वाज पोस्टेड, दो आई वाज अ किड, आई वाज इन क्लास 9th एट दैट टाइम 2001 में। और आगरा कोई है आगरा से यहाँ पे, एनीबॉडी इन क्लास फ्रॉम आगरा, कोई है आगरा से यहाँ पे क्लास में, कोई भी है? कौन है? ज्योति, आप आगरा से हो? यार देखो आगरा शहर बड़ा अच्छा लेकिन पानी बड़ा खराब है यार, जाती मेरी ना तबियत खराब होगी सब लोगों की, खारा पानी है वहाँ पे, सॉल्टी वाटर। वैसे जगह बड़ी सही है। और एक चीज को लेकर बड़ा परेशान होता था, जब भी कोई आता था बोलता था ताजमहल देखने को चलना है। मेरे को एक बार लगता था भाई मैं सर पीट लूंगा, अब नहीं जाऊंगा ताजमहल। मतलब मैंने अपने 6 साल मैंने स्पेंड किया, आई स्टडीड फ्रॉम सेंट पीटर्स कॉलेज आगरा, व्हिच इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया, फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। भाई वो जो भी आता था वो बोलता था ताजमहल चलो, मैंने बोल दिया था मैं नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है मैंने 100 बार ताजमहल देख लिया इन लोगों के चक्कर में, 100 बार। जब भी यार ताजमहल चलना है, ताजमहल चलना है। अच्छा उस समय फिर भी मैनेजेबल था, अब तो बहुत गर्मी होने लगी है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। तो आगरा के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जब ये समिट हुआ तो खेरिया करके वहां एयरपोर्ट है, मतलब आई टू स्टे वेरी क्लोज टू दैट, जयपुर हाउस आप शायद नाम जानते होंगे, जयपुर हाउस में रहता था मैं। तो खेरिया करके एयरपोर्ट है आगरा का, एंड वहां पे उनका प्लेन लैंड किया। तो भाई साहब पूरा परेश मुशर्रफ आ रहे थे, भाई बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट था, तो यहाँ बातचीत करनी थी इनको। तो मेन चीज वो नहीं है, मेन बात ये है कि आगरा समिट वाज द क्लोजेस्ट एवर इंडिया पाकिस्तान एवर केम टू एन एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर। मैं आपको बात बता सकता हूं फ्रॉम इनसाइडर स्टफ, बिकॉज़ आई नो दिस फ्रॉम सम ऑफ द पीपल हु वर इन द फॉरेन सर्विस एट दैट टाइम, कि इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल मतलब अग्री कर गए थे कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। एंड मोमेंट पे कुछ चीज पे एग्रीमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरा समिट का जो डिक्लेरेशन नहीं हो पाया। मतलब अभी तक की हिस्ट्री में अगर आप पूछो कि सबसे ज्यादा क्लोज इंडिया और पाकिस्तान थे एक सोल्यूशन को लेके, वो था आगरा समिट। अब ऑफ कोर्स आई कांट रिवील द डिटेल्स अबाउट व्हाट वाज द रीजन व्हाई इट डिड नॉट गो अहेड, बट आगरा समिट जो था वो बहुत सिग्निफिकेंट है इस चीज को लेके। मतलब वी वर ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे एग्रीमेंट हो चुका था। आपको जैसे मैं बताया ना लास्ट क्लास में कि जब भी हम नेगोशिएट करते हैं तो 10 पॉइंट रखे हमने, तो हमें 5 मनमाने होते तो हम लेके 10 जाते हैं। तो वैसे कुछ सिचुएशन थी कि भाई 10 पॉइंट में से 5 एग्री कराने थे, लेकिन एक बिना बात आके अटक गई। तो इस वजह से क्या है कि रिजॉल्व नहीं हो पाया। एंड देन आप सोचो उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, जहां पे सिचुएशन आप देखो मई 2001 में समिट हुआ, सिचुएशन अच्छी हो रही थी, पार्लियामेंट अटैक फिर से गिर गई। देखो आप पीक होता है और फिर नीचे गिरता है, पीक होता है फिर नीचे गिरता है, ये जिगजैग चल रहा है हमारा पाकिस्तान का रिलेशन कुछ ऐसा ही है, जिगजैग ही चल रहा है भाई साहब, ऊपर नीचे बस। फिर उसके बाद जनवरी 2004 में उन्होंने बात करने की कोशिश करी, ट्रेन सर्विस भी चालू करी, समझौता एक्सप्रेस। फिर उसके बाद 2008 में आपको पता है ट्रेड रूट के बाद फिर 21/11 हो गया आपका। तो यही सब चलता रहता है। फिर मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में तुमको बुला लेते हैं, मियां साहब आओ, मियां साहब आए तो सही। और दिसंबर 2015 में मोदी जी सरप्राइज विजिट पे भी चले गए वहां पे, उनके बर्थडे और वेडिंग की ग्रैंड डॉटर की। फिर लेकिन देखो इंडियन एयरफोर्स पठानकोट पे हमला हो गया। फिर देखो आप 2014-15 में जैसे बिल्ड हो रहा है, आप देखो मतलब कितना क्लियर सिग्निफिकेंट एविडेंस है, जैसे ही सिचुएशन बिल्ड होती है कि कुछ अच्छा होगा तुरंत क्रैश। देखो आप 2014-15 में रिलेशन अच्छे हो रहे, तो 2016 में हमला हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई से बर्दाश्त ही नहीं होता कि कुछ हो जाए। अरे भाई आप एक बात बताओ मुझे, मैं आपको बहुत सिंपल फंडा बताता हूं क्यों नहीं करना चाहते वो। पाकिस्तान की आर्मी के जनरल वर्ल्ड के सबसे अमीर लोग हैं। अभी बाजवा जो गए रिटायर होके, आपको पता है उनकी संपत्ति बता रहे लोग $500 मिलियन की है, क्योंकि इतने बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट होते हैं, सारा ये लोग इतना करप्शन है वहां पे पाकिस्तान की आर्मी में। चाहे वो परवेज, और ये सब रिटायर होने के बाद कहां मिलेंगे आपको, या तो लंदन में उन्होंने घर खरीद रखा होगा या दुबई में रह रहे होंगे, जहां सिग्निफिकेंट पाकिस्तान की और मुस्लिम पॉपुलेशन मिल जाएगी। इनके सारे जो प्रीवियस जनरल हैं सब अरबपति हैं, और रेजोल्यूशन इसका मिल जाएगा तो धंधा कैसे चलेगा आईएसआई का और पाकिस्तान आर्मी का, बिजनेस कैसे चलेगा? अल्टीमेटली एवरीथिंग इज बिजनेस। दैट इज व्हाई पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर पोजीशन। भाई पीएम नहीं बनना चाहता कोई वहां पे, सब वहां पे आर्मी जनरल बनना चाहते हैं, नहीं कर सकते कुछ आप। तो जिस दिन वो सोल्यूशन मिल जाएगा इंडिया कश्मीर और इंडिया पाकिस्तान का, तो भाई बिजनेस चलेगा कैसे, उनका पैसा कैसे कमाएंगे वो? इस वजह से आप देखो इंडिया, उनकी आज के टाइम पे इकोनॉमी का क्या हाल है। आपने देखा उनका जो पाकिस्तान की रुपी है कितना डिप्रिशिएट कर गई विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। हालत खराब है वहां के लोगों की। पॉलीथीन पता नहीं कहां, आपने देखा कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया गया था स्टडी आईक्यू पे कि उन्होंने सिलेंडर में एलपीजी को उन्होंने पॉली बैग में भर रखा है। तो ऐसे तो हालात है वहां पे, सब लूट के बर्बाद कर दिया वहां के जितने भी पॉलिटिशियंस थे। फिर आपको पता है बुरहान वानी वाला हो गया। अब बुरहान वानी, अच्छा इनका बड़ा फंडा बड़ा सही है। देखो कश्मीर में मैं आपको बताता हूं, कश्मीर में मैं बहुत गया हूं, मेरे दोस्त हैं वहां पे बहुत सारे जो फोर्सेस में भी हैं और लोकल पॉपुलेशन भी है।
ठीक है, एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं मेरे दोस्त की, ठीक है, फ्रॉम मतलब आप रिलेट कर पाओगे कि कितनी दिक्कतें होती हैं, सो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। बुरहान वानी का जो केस हुआ था, ठीक है, बुरहान वानी जो है, ठीक है, आपको पता है मिलिटेंट था, बट इसकी जब इसको एनकाउंटर करके मारा आर्मी ने, तो वहां के जो एजेंडा थे पाकिस्तानी और चाइनीज जो थे, उन्होंने इसको दिखा दिया, अरे ये तो शहीद हो गया है, ये तो कुछ नहीं किया था इसने, पूरा उन्होंने जनाजा टाइप निकाल दिया और पूरा इंडियन आर्मी के खिलाफ एजेंडा बना दिया। ये एजेंडा उनका बनाने का काम है क्योंकि उन्हें पैसे मिलते हैं पाकिस्तान से, ठीक है, आपको पता है अलग अलग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर में आई हैं, उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा है, वहां के लोगों का डेवलपमेंट उन्होंने कुछ नहीं करा, ठीक है, उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा है। यही हुर्रियत के लीडर, चाहे गिलानी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो या चाहे कोई भी हो, शायद आपको लगेगा कि मैं कंट्रोवर्शियल चीज बोल रहा हूं, लेकिन ये बात सच है, कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है, आप इसके बारे में गूगल करके भी जान सकते हैं। जब भी ये लोग पत्थरबाजी करते हैं या करते थे, अब तो नहीं कर पाते इतना क्योंकि 370 हटा दिया है, ये लोग क्या करते थे, बच्चों को आगे कर देते थे, ठीक है, अगर किसी को बुरा लगे इस बात पे तो आई एम सॉरी, बट देन दिस इज अ वेरी हार्ड हिटिंग फैक्ट। पहले लोग पत्थर फेंकते थे, ठीक है, और जब आर्मी और पुलिस रिटेलिएट करती थी तो बच्चों को आगे कर देते थे, जिसमें ऑब्वियस बात है भाई, पैलेट गन यूज कर रही है पुलिस तो चोट तो लगेगी। तो इन्होंने एजेंडा क्या बना दिया कि देखो बच्चों पे आर्मी पुलिस हमला कर रही है, ठीक है। मैं वही बता रहा हूं ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे अग्री नहीं करेंगे जो शायद कश्मीर से उन्हें लगता है क्योंकि कुछ उन्हें लग सकता है ऐसी चीजें, बट मैं ये नहीं बता रहा हूं कि हर जगह ऐसा होता है, कुछ ऐसे एरियाज है जहां ये चीजें ज्यादातर होती थी। मैं ये भी बोल रहा हूं कि हमेशा जेकेपीएफ या आर्मी ठीक रही होगी, कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा हुए होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, बट दिस वाज मेजॉरिटी ऑफ द केस। अब जब एक्शन लिए, ठीक है, जब एक्शन लिया गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा बोल किया कि देखो आर्मी ने ऐसा कर दिया। अब जैसे ही आर्टिकल 370 हटा दिया गया, वहां की पॉलिटिकल पावर खत्म हो गया ना। आर्टिकल 370 हटाने के बाद वहां स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का चला गया ना, लेजिस्लेचर अभी वहां पे, अभी उन्होंने लिखा है बिल में, जेएनके का जो आपका एक्ट है, लेकिन अभी बनाया तो नहीं है। अब पावर के सेंटर के अंदर में आ गया, यूनियन टेरिटरी बन गया। जैसे यूनियन टेरिटरी बन गया, आपकी नहीं पत्थरबाजी होती। अभी यहाँ पे कोई क्लास में बोल रहे नहीं सर ये सच बात नहीं, आप बताओ आप क्यों नहीं पत्थरबाजी हो रही है? तो बेसिकली फंडिंग कम हो गई, खत्म हो गई, ठीक है, फंडिंग खत्म हो गई, पैसा कहां से मिलेगा? प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरा छूट दे दी गई, खुला हाथ दे दिया कि कोई भी टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा। अभी भी तो देखा आपने, लास्ट एक महीने में बहुत सारे अटैक्स हुए, देखा कि नहीं देखा आपने? मतलब आप सोचो, आप ये सोचिए ना, कितनी आयरॉनिकल बात है ये, ठीक है, कितनी आयरॉनिकल बात है ये कि आप बोल रहे हो कि आप कश्मीर को आजाद करने की बात कर रहे हो और आप बात करते हो कि आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, उसी कम्युनिटी का एक इंसान जो पुलिस में, उसको मार देते हो आप, है कि नहीं? आपने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स का एक जवान शहीद हुआ, वो मुस्लिम नहीं था। फिर सो मतलब यू नो प्रीटी मच कि इनका एजेंडा क्या है, इनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ अपना बिजनेस करना है। तो मेरा ओरिजिनल जो स्टेटमेंट था वो ये चीज था कि ये लोग तो छोटे बच्चों को आगे कर देते, बट इनके बच्चे जाके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं। ये जो गिलानी है और ये जितने भी सब लोग हैं, ये महबूबा मुफ्ती और ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, इन सबके बच्चे बाहर विदेश से पढ़ के आए, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों को आगे नहीं रखा है। जो गरीब है, जो एलिनेटेड यूथ है, जो डिसओरिएंटेड यूथ है, ब्रेन वॉश करके उनको फोर्सेस के आगे खड़ा कर दिया। जाओ जाओ बेटा जंग लड़ो, तुम ही कश्मीर का झंडा ऊपर फहराओगे। भाई तुमने अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजा? इतने बड़े अगर लीडर हो तुम, बताओ ना, आप अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजा? अपने बच्चों को नहीं भेजा उन्होंने पत्थरबाजी करने के लिए। So the point is कि it is a very well thought of planned strategy by Pakistan, China and external forces, even Turkey for that matter, कि यहाँ शांति तो लानी ही नहीं है, क्योंकि शांति जिस दिन आ जाएगी उस दिन बिजनेस खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है, बिजनेस खत्म हो जाएगा। ऊपर से आपको पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, तो वो अपना वैसे खतरे में नहीं चाहता है। मतलब आप सोचो पाकिस्तान के ये हालात हो गए कि वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती, इसलिए चाइनीज आर्मी है वहां पे। यू नो पीओके में चाइनीज फोर्सेस रहती है गार्ड करने के लिए सीपैक को। मतलब सीपैक को गारंटी नहीं दे सकता पाकिस्तान प्रोटेक्शन की कि भैया हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। चाइना की फोर्सेस डिप्लॉयड हो रखी हैं अराउंड सीपैक, तो दैट इज द सिचुएशन। बाकी एफएटीएफ चलता रहता है, जब भी ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंडर में जब आते हैं तो इनको टेंशन हो जाती है, क्योंकि फंडिंग इनकी बंद हो जाएगी, तो आर्मी को लगता है यार बिजनेस बंद हो जाएगा। पता है ना आपको एफएटीएफ के बारे में? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप टेरर फंडिंग कर रहे होते हो, ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग है, आप इधर उधर गबन कर रहे हो पैसों का, तो उस कंट्री को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो अगर आप ग्रे लिस्ट में डालोगे तो उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर बड़ी स्क्रूटनी होती है। ब्लैक लिस्ट डाल दिया मतलब जैसे नॉर्थ कोरिया है, समय ईरान, तो ब्लैक लिस्ट में अगर आप डाल दोगे तो फिर तो फंडिंग रुक जाएगी। अब इनके जनरलों को लगता है कि जैसे ग्रे लिस्ट में जाते हैं सतर्क हो जाते हैं। 2 बार पाकिस्तान आ चुका है, उसके बाद ब्लैक लिस्ट में नहीं गया, वापस ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि जब तक ये ग्रे लिस्ट में रहता तब तक ये हरकतें करेगा। मौलाना मसूद को अरेस्ट कर लिया, क्या अरेस्ट कर लिया, घर पे वो ऐश कर रहा है, घर पे बंद कर लिया, थोड़ी बहुत फंडिंग रोक ली उन्होंने, ठीक है, फिर बोलेंगे अरे सर हमने यहाँ देखो कर लिया, कुछ नहीं हो रही फंडिंग दिखावे के लिए। फिर जैसे ग्रे लिस्ट आ जाते फिर चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंडिंग रुक जाएगी तो पैसा कहां से आएगा पाकिस्तान आर्मी को? पैसा भी तो कमाना है ना, मेन तो मुद्दा वही है। फिर देखिए नवंबर 2018 में हमने करतारपुर कॉरिडोर की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, लेकिन फिर आपको पता है पुलवामा हो गया, सॉरी पुलवामा के बाद फिर बालाकोट में करना पड़ा, और 2022 में इन्होंने जो है ग्रे लिस्ट से इनको हटा दिया। तो ऑन एंड ऑफ ये पूरा हिस्सा आपका चलता ही रहता है। बात समझ में आई आपको? तो एक तरीके से मैंने आपको समरी दे दी, अभी तक समझ में आया? मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है ईगो, पैसा। जब तक कश्मीर मुद्दा चलेगा तब तक इनका बिजनेस चलेगा, और ईगो है क्योंकि 1971 वॉर की वजह से बुरी तरीके से हारे हैं, फिर 99 में हारे हैं, बर्दाश्त इनसे होता नहीं है, ठीक है, तो इस चक्कर में चाहते नहीं कि वो सोल्यूशन मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इसमें सब लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। बाकी मैं आपको थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूं, अगर अभी इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछिए। देखो पीपीटी में सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं सिर्फ आपको वो चीजें बता रहा हूं कि पूरी सिचुएशन क्या है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, बाकी पीपीटी से तो आप पढ़ ही लोगे। कोई डाउट इसमें? अभी बाइडन पे आएंगे, अभी हम लोग वो तो प्रेजेंट सिचुएशन है, बाकी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी बात करेंगे। सो कश्मीर के, अब देखो कश्मीर के एक्सेशन के बारे में मैं कल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, यू ऑलरेडी नो अबाउट महाराजा हरि सिंह क्या हुआ था, फिर जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं, हमने कल ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड कि क्या हुआ। एंड कारगिल के बारे में भी आपको बता दिया था मैंने कल कि भाई देखो सबसे जबरदस्त यहाँ लड़ाई हुई थी तोलोलिंग और टाइगर हिल्स को लेकर, ठीक है, जो बटालिक पीक बाकी तो आपने मूवीज में देखा ही हुआ है। और ये जो
चाहे वो कराची एग्रीमेंट हुआ हो 1949 में, चाहे वो शिमला एग्रीमेंट हुआ हो 1972 में, जो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है कौन सी, NJ 9842, जहां पे LOC अभी तक इसका इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया, और यही रूट कॉज है सियाचिन इशू का। क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि भाई काराकोरम पास तक हमारा हिस्सा है, इंडिया बोलता नहीं भाई AGPL के बाहर तुम नहीं आ सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ NJ 9842 जो है, ये सारी लड़ाई है। ये पाकिस्तान कहता है, ये रेड लाइन जो है पाकिस्तान कहता है यहां तक हमारा बॉर्डर, इंडिया बोलता नहीं तुम्हारा ही है। तो ट्रायंगुलर पोर्शन इज अंडर इंडिया। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हैं। अभी तो हम ना सिचुएशन समझ रहे हैं। देखो, किसी भी कंट्री के रिलेशन को जब आप पढ़ोगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो पहले आपको बैकग्राउंड समझना है कि क्या बैकग्राउंड है, फिर व्हाट इज द करंट सिनेरियो, एंड देन वी विल गो टू सॉल्यूशंस, पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो अभी हम एंड में देखेंगे। अभी हमने बैकग्राउंड देखा, अभी हम करंट सिनेरियो भी देख रहे हैं, कहां पे इश्यूज है। जैसे सर क्रीक समझेंगे, सर क्रीक में क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन। ठीक है, अब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये वर्ल्ड का अमंग द लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड भी बोला जाता है, और ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ NJ 9842 लाई करता है। ये कराची एग्रीमेंट जब 1949 में साइन हुआ था जुलाई में, उसके बाद से ना एक डिमार्केशन क्लियर है ही नहीं इसको लेके, जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी शिमला एग्रीमेंट 1972 में, लेकिन फिर भी आपको पता है रिजॉल्व नहीं हो पाया। ठीक है, फिर इंडिया का इंटरप्रिटेशन ये है कि जो पाकिस्तान की टेरिटरी है वो साल्तोरो रिज से लेके NJ 9842 तक है। सो साल्तोरो रिज इज ऑन द वेस्टर्न साइड। पाकिस्तान बोलता है नहीं हमारा कहां तक है, काराकोरम पास। ये सब साइड में दिया हुआ है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, स्टैंड दोनों का बहुत क्लियर है। और जब जनरल नवरानी थे तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग बात कर सकते हैं डीमिलिटराइजेशन ऑफ ग्लेशियर रीजन की, क्योंकि वहां पे क्या है, देखो अभी दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। एक तो ग्लेशियर जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इको सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि वहां पे जितना ज्यादा डिप्लॉयमेंट होता है, आप यू आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, तो वहां पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पहला कंसर्न। दूसरा कंसर्न है कि बहुत पैसा खर्च होता है, जैसे मैंने आपको बताया 5 से 6 करोड़ के आसपास बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर है ग्लेशियर पे इतने सारे ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का। तो कोशिश ये की जा सकती है कि क्या हम इसको डीमिलिटराइज करें। ठीक है, थोड़ा मिलिट्री को कम कर सकते हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं अभी कोई पीसफुल सोल्यूशन तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि म्यूचुअल विड्रॉल जब तक होगा नहीं तब तक हो नहीं सकता, और पाकिस्तान विड्रॉ करेगा नहीं। ठीक है, पाकिस्तान विड्रॉ करेगा नहीं। अच्छा, कश्मीर के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि कश्मीर के बारे में एक जो पाकिस्तान का हमेशा रोना रहता है कि यहाँ पे एक रेफरेंडम और एक प्लेबिसाइट होना चाहिए। सुना आपने इसके बारे में? प्लेबिसाइट पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने, रेफरेंडम कराओ, प्लेबिसाइट कराओ, इंडिया ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, सुना है ना आपने? ये क्या है, ये है क्या, पहले बताओ। ये क्यों बार बार न्यूज में आता है कि पाकिस्तान बोलता है कि रेफरेंडम कराओ, प्लेबिसाइट कराओ? डू नो व्हाट इज द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ UN जो पीस कीपिंग एग्रीमेंट था, जो UN रेजोल्यूशन था ऑन कश्मीर? ठीक है, जो UN रेजोल्यूशन था कश्मीर के ऊपर, उसका एक्चुअल टेक्स्ट आपको पता है टेक्स्ट है क्या? कश्मीर को लेकर ये बोलते रहते हैं कि अरे वोटिंग कराओ, रेफरेंडम कराओ, इंडिया रेफरेंडम नहीं करा रहा, इंडिया ये नहीं करा रहा, फलाना नहीं करा रहा। अरे भैया वो तब होगा जब तुम अपने कमिटमेंट को फुलफिल करोगे। फर्स्ट कमिटमेंट अंडर द UN रेजोल्यूशन इज दैट पाकिस्तान विल पुल बैक इट्स ट्रूप। उसमें लिखा है कि पाकिस्तान पहले अपने ट्रूप्स को वापस लेगा। भैया कौन से ट्रूप्स वापस लोगे? तुम्हें मौका मिले तुम और आगे आ जाओ, ये तो तुम कर नहीं रहे हो। फिर बोला है कि उसके जब सिचुएशन कंड्यूसिव होगी तब रेफरेंडम प्लेबिसाइट कराया जा सकता है, लेकिन वो इस चीज को नहीं करेगा, इसको बोलता रहेगा। ये तो सेकंड पॉइंट है, ये तो सेकंड पॉइंट है। उसके बाद पहला पॉइंट तो है कि आपको ट्रूप्स हटाने वहां से। तो ये बार बार बोलते हैं कश्मीर में अभी वो गए थे कौन, UN में बेटे साहब, जिन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ बोला, फिर डॉक्टर जयशंकर ने क्लास लगा दी उनकी। ठीक है, भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी। कश्मीर मुद्दे को इंडिया ने बना रखा है, ऑक्सफोर्ड पढ़ के है ना। अब आप देखो यही तो बात है, ये दूसरे देशों के बीच में लड़ाई कराते हैं, लेकिन इनके प्रधानमंत्री के और प्रेसिडेंट के और जनरल के बेटे बेटियां ये ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड एजुकेटेड है, और इतना पढ़ के भी क्या कर लिया उन्होंने? करना तो वही है, क्या रोना है रोज का, कश्मीर मुद्दा कश्मीर मुद्दा। अल्टीमेटली पढ़ लिख के क्या कर लिया? ठीक है, सो एक उनकी मैडम है मोहतरमा हिना रब्बानी खार। ठीक है, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं स्टेट उनकी, वो भी वही राग अलापती हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक ही मुद्दा है कश्मीर मुद्दा, और कुछ है नहीं, क्योंकि और उनके पास है क्या बोलने के लिए? बताओ, बोलेंगे क्रिकेट मैच खेल लेते हैं, कुछ है नहीं, इकोनॉमी में कुछ है नहीं, स्पेस मिशन है नहीं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला था ना UN में, एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट आ गया था कि इट इज द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म। इंडिया क्या बनाता है? इंडिया बना रहा है स्पेस मिशंस बना रहा है। ठीक है, वी आर मेकिंग लॉन्चिंग स्पेस मिशंस, बट व्हाट इज पाकिस्तान फेमस फॉर? टेररिस्ट मिशंस। इट इज अ फैक्ट्री व्हिच प्रोड्यूसेस। ठीक है, क्या हम IT सुपर पावर है? दे आर टेररिस्ट सुपर पावर, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। सो ये कश्मीर का इशू है कि कश्मीर पे जब भी ये लोग बोलते हैं ना प्लेबिसाइट रेफरेंडम कराओ, भैया प्लेबिसाइट रेफरेंडम तब होगा ना जब अपना पहला कमिटमेंट फुलफिल करोगे, और वो पहला कमिटमेंट की आप अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करोगे। तो ये तो बात है कश्मीर की। बात हुई हमारी सियाचिन की। नाउ लेट्स कम टू सर क्रीक। सर क्रीक इज नॉट टॉक्ड अबाउट दैट मच, क्योंकि ज्यादातर मुद्दा जो न्यूज में रहता है वो कौन सा रहता है? वो रहता है आपका कश्मीर। बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो वहां पे रहते हैं, आप देखोगे गुजरात में रण ऑफ कच्छ के पास, वो लोग इसको डेली मतलब सफर करते हैं इस चीज से। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे BSF रहती है जिसका काम बड़ा डिफिकल्ट है पेट्रोल करना, क्योंकि ये पूरा क्या है, सॉल्ट मार्श है, मार्शी एरिया, दलदल एरिया है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो दिख रहा है क्रीक, ऐसे ऐसे यहाँ पे पानी के बीच में चैनल्स बने हुए हैं। अब ये डिस्प्यूट किस चीज को लेकर है कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे दलदल है, सेडिमेंट डिपॉजिट होते रहते हैं नदियों के बार बार, तो इस वजह से ये शिफ्ट होता रहता है, तो बहुत क्लियर बाउंड्री इसको है नहीं लेके। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ तक तो बाउंड्री सेटल्ड है, बट लड़ाई इस चीज को लेकर है कि यहाँ वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान थोड़ा इधर का चाहता है, इंडिया बोलता नहीं तुम्हारा उधर का है। लड़ाई किसको लेके? क्योंकि यहाँ पे फिशिंग रिसोर्सेज हैं और कुछ कुछ मिनरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, जो ना पाकिस्तान छोड़ना चाहता है, ऑयल एंड गैस एंड फिशिंग रिसोर्सेज, ना इंडिया छोड़ना चाहता है। ठीक है, ज्योग्राफी आपकी क्लास हो गई है, ज्योग्राफी खत्म हो गया सब्जेक्ट आपका। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है यहाँ पे वेस्ट जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत वाइड है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको पता है रिसोर्सेज मिलेंगे, वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लड़ाई है सारी। वो कह रहा है हमको यहाँ तक चाहिए, वो कह रहा है यहाँ तक चाहिए। So Sir Creek is basically in the marshes of Ran of Kutch. It is disputed between India and Pakistan, separates the Kutch region in India and Pakistan's Sindh province. Originally named Banganga and was later named as Sir Creek during colonial times. Environment के point of view से भी बड़ा important है।
ठीक है, यहाँ पे आस पास देखोगे आपको स्विमिंग कैमल्स मिलते हैं। यहाँ पे नाम जानते हो आप लोग? यहाँ प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ है इनके ऊपर। यहाँ पे जो कुछ ऊंट है जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, जो तैरते हैं और मैंग्रोव खाते हैं। क्या नाम है उनका? ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था इसको लेके। यहाँ पे एक ऊंट की प्रजाति है, कैमल की वैरायटी है। अरे भैया डुगोंग नहीं है, डुगोंग तो सीखा हुआ है। ठीक है, डुगोंग सीखा हुआ है। ठीक है, डुगोंग मत बोल देना, डुगोंग अलग आगे मिलता है, वो तो पानी के अंदर है। यहाँ पे एक वैरायटी है ऑफ कैमल्स, ठीक है, दैट इज नोन फॉर इट्स स्विमिंग कैपेबिलिटी। उनको बोलते हैं खराई कैमल। और यहाँ पे एक ट्राइब है जो इनको पालती है, जिनका नाम है रबारी ट्राइब। देखो इंटरलिंकिंग होगी, ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड आईआर। यहाँ के लोकल ट्राइब्स में है रबारी ट्राइब्स करके, ये इनको पालते हैं, इनका ध्यान रखते हैं। और ये स्पेशल वैरायटी ऑफ कैमल है, खराई कैमल्स बोलते हैं, जिनको तैरना आता है और ये मैंग्रोव्स खाते हैं और यहीं पे रहते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, खराई कैमल्स 2016-17 का, आई थिंक 16-17 का ये। ठीक है, क्योंकि न्यूज में आया था ये। ठीक है, तो आईआर से आपका देखो ज्योग्राफी और आपका एनवायरमेंट भी लिंक हो गया। ठीक है, तो यही इंटरलिंकिंग सीखनी है आपको, यही सीखनी है कि कैसे कहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्यूट बेसिकली इंटरप्रिटेशन को लेके है कि कितना हिस्सा है। और पाकिस्तान बेसिकली बोलता है कि बॉम्बे गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन था 1914 में, उसके बेसिस पे जो ग्रीन लाइन बोलता है। इंडिया बोलता है कि यार इंडिकेटिव लाइन है, कोई फाइनल लाइन नहीं थी। तो इसको लेके जनरली क्या होता है, जब भी वाटर डिस्प्यूट होता है ना, तो वाटर डिस्प्यूट को लेके एक प्रिंसिपल यूज किया जाता है रिजॉल्व करने के लिए, जिसको थालवेग प्रिंसिपल बोलते हैं। डू नो व्हाट इज थालवेग? जनरली ज्योग्राफी ऑप्शन में लोग पढ़ते हैं। थालवेग होता है जो नदी का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ना, चैनल का, उसको थालवेग बोला जाता है। तो ये माना जाता है ये कि इसका वेस्ट और इसका ईस्ट, ठीक है, इसको डिवाइड किया जाता है, थालवेग बोलते हैं। सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है, तो इसका वेस्ट या इसका ईस्ट, ये नहीं माना जाएगा। देखो आप, मैं इसको इरेज करके बताता हूं। तो अभी आप जो यहां देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि नदी का अगर मुझे डिवाइड करना तो सोचोगे अच्छा ये डिवीजन पॉइंट है। नहीं, ये नहीं है। हमेशा थालवेग प्रिंसिपल लिया जाता है, जो सबसे नीचे वाला क्रॉस सेक्शन होता है उसका वेस्ट या ईस्ट लिया जाएगा, कि उसका हिस्सा इधर पाकिस्तान का और इंडिया के इधर। ठीक है, जो बीच बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है रिवर बेड का, उसको थालवेग प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यही इंडिया यूज करता है फॉर डिसाइडिंग सर क्रीक, लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं मानता। सेंटर प्रिंसिपल नेविगेबल चैनल ऑफ वाटरवे, दैट इज यूजिंग थालवेग। ज्योग्राफी आपको इसने पढ़ाया था आपके बैच में? हु टुक ज्योग्राफी सब्जेक्ट इन योर बैच? ओके, तो थालवेग प्रिंसिपल कराया था उन्होंने? डिड थालवेग प्रिंसिपल वाज डिस्कस्ड? ओके, एनीवे, तो अब सर्करी की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड है, यहाँ पे ऑयल एंड गैस रिजर्व बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये बड़ा सिग्निफिकेंट माना जाता है। अब इसको लेके 1968 में वर्डिक्ट आया। ठीक है, वर्डिक्ट वाज गिवन एंड पाकिस्तान वाज अवॉर्डेड 10% ऑफ द क्लेम। ठीक है, उस समय ब्रिटिश पीएम थे हैरिल्ड विल्सन, उन्होंने इंटरवीन किया, लेकिन फिर से उसके बाद इनकी लड़ाई चालू हो गई। फिर 2005 से लेकर 2007 के बीच में जॉइंट सर्वे हुए, लेकिन अभी तक इसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। तो अभी भी एक ऑनगोइंग इशू है सर्करी। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ, हाँ, डीपेस्ट जो पोर्शन है रिवर बेड का, उसको थालवेग बोलते हैं, उसके हिसाब से डिवाइड किया जाता है। अब टेररिज्म एमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान के बारे में आपको क्या बताऊं मैं? ठीक है, मतलब बड़ी सिंपल सी कहानी है कि ये टेररिज्म में कहीं ना कहीं सीआईए का भी रोल रहा है। अब नहीं है इतना, क्योंकि ये वही बात है ना कि जब सांप को आप पालोगे तो लौट के आपको ही काटेगा, वही हुआ है। ठीक है, तो सीआईए जो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने खालिस्तान बनाने में भी पाकिस्तान का, खालिस्तानी टेररिज्म को सपोर्ट करने में भी पाकिस्तान का साथ दिया। बिकॉज 71 वाज अ बिग डिफीट फॉर सीआईए आल्सो ना। कल आपको बताया था मैंने, 71 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली इंदिरा गांधी जी ने, किसके साथ? यूएसएसआर के साथ। तो सीआईए के लिए बहुत बड़ी डिफीट थी वो। तो इसी वजह से उसको काउंटर करने के लिए इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के साथ सीआईए ने मिलकर प्लॉटिंग करी खालिस्तान मूवमेंट के लिए, कि चलो इसका बदला लेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे मिशंस भी बनाए इसको लेके। तो इसमें से शायद एक मिशन का आपने कहीं नाम सुना हो, नहीं सुना हो, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। एक मिशन का नाम है स्लेज हैमर, ठीक है, और एक का नाम है फ्लाइंग हॉर्सेस। ये मैं आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इट वाज ऑपरेशन स्लेज हैमर, हथौड़ा मारना, एंड देयर वाज दिस कॉल्ड एज फ्लाइंग हॉर्सेस। ये ऑपरेशन के नाम है जो इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए सीआईए और आईएसआई ने बनाए थे। ठीक है, उनके बिकॉज दे गॉट ह्यूमिलेटेड, करेक्ट। तो उन्होंने नाम ये बेसिकली कोशिश करी कि कैसे हम यहाँ पे जो है, ये पाकिस्तान द्वारा बनाया गया था, सीआईए का इनको सपोर्ट मिला हुआ था। तो आतंकवाद निकल रहा है पाकिस्तान का, उससे रिलेटेड कोई डाउट है आपको? अच्छा, मैं इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, चलो उसके बाद हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी पे आएंगे। और मैं आपको थोड़ा बलूचिस्तान के बारे में बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बलूचिस्तान क्यों एक पेन पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, मैंने इसके लिए अलग से भी स्लाइड डाली हुई है कि कलात जो प्रोविंस है उसका क्या रीजन, और क्यों बलूचिस्तान के लोग नहीं मानते अपने आप को कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो। अभी आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट चालू हो गया। ठीक है, तो अभी इन सब चीजों को करेंगे, पहले मैं आपको ना एक टेररिज्म का मुद्दा समझाता हूं आपको कि पाकिस्तान के लिए टेंशन क्यों होता है यहाँ पे। लेट मी जस्ट शो यू वन स्लाइड। अभी बताऊंगा, अभी आपके सारे क्वेश्चन लूंगा मैं आज। मैं थोड़ा आपके क्वेश्चन थोड़े लंबे दौरान लूंगा। आपको पता है पाकिस्तान की ना होती है कुटाई, मतलब मैं अगर बिल्कुल जो कहते हैं ना हार्डकोर वर्ड अगर यूज करूं, कुटाई मतलब समझते हो? धुनाई अच्छी तरीके से। कहां से होती है पता है? वेस्टर्न बॉर्डर से उनके। और कौन कुटाई करता है आपको पता है? इनके द्वारा बनाए गए लोग, तालिबान। तालिबान तालिबान की हिस्ट्री बता देता हूं मैं आपको। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, बोलते ना तालिब। तालिबान को बनाने का काम ही था सीआईए और पाकिस्तान का। जो तालिब वर्ड है उसका मतलब ही है स्टूडेंट। सोचो कितना अच्छा शब्द है, उसका नाम, उसकी मीनिंग और क्या बना दिया उन्होंने। तालिबान बनाने का रीजन क्या था? ये जो अफगानिस्तान और ये पूरा एरिया है ना, इसको बोला जाता था इट वाज अ ग्रेट गेम कंट्री। ग्रेट गेम, ये खेल था किसके बीच में? सोवियट्स और अमेरिकन एलाइज एंड यूके के बीच में। इट वाज अ बेसिकली ग्रेट गेम कि सोवियत को नहीं आने देना यहाँ पे, और यूके और यूएस ट्राई करते थे कि उनका इन्फ्लुएंस ना रहे यहाँ पे, क्योंकि अफगानिस्तान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सोवियत। आपने देखा होगा वो रॉकी मूवी जो है सिल्वेस्टर स्टैलोन की, उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है इसके बारे में। ठीक है, जो गेम ऑफ पावर था, ठीक है, जो ग्रेट गेम था अफगानिस्तान का, इसके चक्कर में आज तक भुगतना पड़ रहा है वहां के लोगों को। सो सोवियत जो थे उनको भगाने के लिए सीआईए ने प्लॉटिंग करी कि इनको हटाना है यहां से। सीआईए ने पाकिस्तान को सपोर्ट देना चालू किया और उनको बोला कि तुम्हारे मदरसे में जो ये लोग पढ़ रहे हैं इनको तैयार करो इन फाइट अगेंस्ट सोवियत। वहीं से वर्ड आया है तालिबान।
तालिब स्टूडेंट थे वहीं के मदरसे के लोग, और आज के टाइम वही तालिबान इतना पावरफुल हो गया कि दोनों को पीट रहा है, यूएस की भी कुटाई कर रहा है और इनकी भी कुटाई कर रहा है। ठीक है, दोनों की पिटाई हो रही है, इन्हीं का बनाया हुआ। तभी बोलते हैं ना कि सांप को पालोगे तो वापस आपको ही काटेगा, थोड़ी कि तुम्हारे दुश्मन को ही काटेगा, तुम्हें भी काटेगा। तो ये तालिबान जो उन्होंने बनाया, इसके दो अलग अलग फैक्शन हो गए, दो हिस्से हो गए। ठीक है, दो हिस्से कैसे हो गए? एक तालिबान जो है, जो आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, जो सरकार चला रहा है, ठीक है, तालिबान का हिस्सा है। जब हम अफगानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जब पढ़ेंगे अफगानिस्तान वाला टॉपिक कल नहीं मंडे को, तो एक तालिबान का हिस्सा है जो प्रो पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान के साथ है, वो है जो आपकी सरकार चला रहा है अफगानिस्तान में, जो आप देख रहे हो वन पोर्शन ऑफ तालिबान। वो ऐसे वैसे देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा प्रो नहीं है, अपना फायदा देख रहा है। उसी का एक फैक्शन है जिसको हम बोलते हैं टीटीपी, तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान। इतनी पिटाई करता है ना इनकी हालत खराब हो जाती है पाकिस्तानियों की, और इससे ना इस समय उनके प्राइम मिनिस्टर इतने परेशान है कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तहरीके तालिबान, आपको पता होगा पेशावर में और लाहौर में बड़े बहुत जबरदस्त इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग करी थी, जिसमें आर्मी स्कूल ने किया था, जहां पे बहुत सारे इनोसेंट बच्चे मारे गए थे। ठीक है, दैट वाज डन बाय टीटीपी। ये तालिबान का वो फैक्शन है जो एंटी पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान में चाहता है कि सारा हिस्सा खत्म हो जाए, और यहां पे इसके लिए इंडिया की फायदे की बात यह है कि वो ये बोलता है कि जो पीओके का हिस्सा है वो इंडिया को दे दो। ठीक है, तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान बोलता है कि पीओके का हिस्सा शुड बी गिवन टू इंडिया, तो वो प्रो इंडिया भी बात करता है। वो कहता है कि भाई, और वो चाहता है कि यहां पे कोई गवर्नमेंट ना रहे। तो इस वजह से क्या होता है, वेस्टर्न पोर्शन ऑफ पाकिस्तान जो है, यहां पे इनको बड़ी टेंशन रहती है आईएसआई और आर्मी को, क्योंकि तहरीके तालिबान के जो लड़ाके हैं इनको बार-बार पीटते हैं। ठीक है, इनकी बार-बार पिटाई होती है यहां से। आपने कल मैंने आपको एक बॉम्ब के बारे में बताया था, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, एफओएबी, याद है? रशियंस ने सबसे बड़ा बॉम्ब है उनके पास, एफओएबी। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे एमओएबी डेटोनेट किया गया था, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, व्हिच वाज अ वेरी बिग बॉम्ब। याद है कहां पे डेटोनेट हुआ था? इट वाज इन नंगरहार प्रोविंस। ये जगह दिख रही है आपको, नंगरहार प्रोविंस। ये टीटीपी का एरिया है, तालिबान का एरिया है ये, लेकिन टीटीपी का है। ठीक है, पाकिस्तान ने बोला था सर यहां पे जाके पढ़ो, हमके ऊपर बहुत सर दर्द कर रहे हैं। क्योंकि अब देखो यही चलाकी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को वेपन्स और सपोर्ट क्यों दिया गया है कि तुम तालिबान से लड़ाई करो, लेकिन पाकिस्तान इतना शातिर है कि जो मेन तालिबान है उसके खिलाफ नहीं लड़ता, वो जो उसका दुश्मन तालिबान है टीटीपी, उसके खिलाफ बॉम्बिंग करवाता है। पाकिस्तान को F-16 दिए गए थे कि जाके तालिबान के खिलाफ हमला करो तुम, और वो F-16 इंडिया के खिलाफ यूज करता है। समझो आप? तो ये जितना भी वेपन्स एंड मनी का सपोर्ट दिया गया, दिस वाज बेसिकली टू फाइट तालिबान, व्हिच बिकेम वेरी पावरफुल। बट पाकिस्तान सेलेक्टिवली क्या करता है, टीटीपी के खिलाफ कराता है। तो वो टीटीपी जो है नंगरहार प्रोविंस, यहां पे दिख रहा है, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड थी यूएस की, उसके थ्रू बॉम्ब गिरवाया यहां पे, और वो ये जगह था। लेकिन वही है कि आज पाकिस्तान भुगत रहा है। अभी आपने देखा होगा, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए कि बेसिकली टीटीपी ने तो वॉर ही डिक्लेयर कर रखा है पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने कहा भाई खुली जंग है अब तो। और दूसरा सरदर्द क्या है इनके लिए? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है इनका सदर्न प्रोविंस है, ये वाला, और सबसे बड़ा प्रोविंस है जहां पे इनका सीपेक खत्म होता है, ग्वादर पोर्ट है जहां पे। ठीक है, ये बलूच लोग रहते हैं यहां पे। अच्छा, बलूच लोग जो है अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। ठीक है, ये लोग जो है अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। उसकी रीजन मैं बताता हूं, उसकी हिस्ट्री जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा नहीं आएगा, बट अगर आप उसकी हिस्ट्री समझ जाओगे 2 स्लाइड में, तो आप यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में, मेंस के लिए, कि एक्चुअली में बलूचिस्तान का इशू क्या है। क्योंकि ये ना सारे एडिशनल पॉइंट्स है, जिसको हम फॉर्डर पॉइंट्स बोलते हैं एग्जाम में, कि भाई आपकी कॉपी दूसरे की कॉपी से अलग कैसे दिखेगी? तभी तो दिखेगी जब थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स अलग से लिखोगे। तो व्हाट इज द इशू ऑफ बलूचिस्तान, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। टीटीपी अगेंस्ट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, प्लस आपको बताइए पाकिस्तान अपने फायदे के चक्कर में रहता है, तो टीटीपी के लीडर्स उस वजह से अलग हो गए थे, उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। देखो टीटीपी और तालिबान, मैं आपको बता देता हूं सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। तालिबान चाहता है अफगानिस्तान देश में रूल करना, ठीक है, पहली चीज। लेकिन टीटीपी का मुद्दा वो नहीं है। टीटीपी बनाना चाहता है, जैसे इस्लामिक स्टेट है ना, वैसा वो एक कंट्री देश बनाना चाहता है। तो चाहता है पाकिस्तान से सारा एस्टैब्लिशमेंट खत्म हो जाए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मर्ज कर दें। तो वहां पे आपने सुना होगा एक प्रोविंस है, जैसे हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी होती है, वैसे वहां पे फाटा प्रोविंस है, फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल रीजन्स। तो हमारे यहाँ जैसे ट्राइबल एरियाज होते हैं ना, उनको गवर्न करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे ही पाकिस्तान में एरिया जिसको बोला जाता है फाटा प्रोविंस, इधर ही है, उसको बोला जाता है फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, फाटा, FATA। तो तहरीक तालिबान बोलता है कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, पीओके इंडिया को दे दो, लेकिन उसके बदले में पंजाब का हिस्सा कुछ हो जाता है अपने लिए। ठीक है, तो ये कहानी है। बट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का जो दिक्कत है वो एक तो यहां पे है, दैट इज टीटीपी की वजह से। इंडिया से तो खैर है ही, लेकिन उससे भी बड़ा सरदर्द उनके लिए है बलूचिस्तान, नीचे वाला। आपने देखा बड़ा फेमस अजीत डोवाल साहब का स्टेटमेंट है कि अगर मुंबई अटैक जैसा दोबारा कुछ ने किया ना पाकिस्तान ने, तो ये समझ लेना कि बलूचिस्तान तुम्हारे हाथ से चला गया। यू नो दिस इज वेरी फेमस वीडियो वेयर ही वाज गिविंग अ लेक्चर कि अगली बार अगर ऐसा कुछ करने की सोची भी, तो ये समझ लेना कि बलूचिस्तान तुम्हारा है नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि रॉ पैसे और वेपन देता है बलूचिस्तान, मतलब बोला जाता है, मतलब ऑब्वियसली यू कांट कंफर्म इट, ठीक है, कि रॉ सपोर्ट करता है, और मतलब ऐसी चीजें हैं कि रॉ जो है वही दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। उसका रीजन एक्चुअली में वो नहीं है। रीजन है कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान के द्वारा खुद क्रिएट की गई है। ठीक है, कैसे क्रिएट की गई है, उसके लिए आपको बलूचिस्तान की हिस्ट्री थोड़ी समझनी पड़ेगी। एक्चुअली में जो बलूचिस्तान जो एरिया है ना, इसके प्रोविंस थे, ये बलूचिस्तान बहुत बड़ा एरिया, देखा आपको इतना बड़ा एरिया है। तो जैसे ये खैबर पख्तूनख्वा ऊपर का हिस्सा है जो पीओके के पार्ट में है, पीओके से सटा हुआ है, ये पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान का, ये बलूचिस्तान प्रोविंस और नीचे सिंध है, तो ये मेजर प्रोविंसेस है उनके। बलूचिस्तान में क्या है, देखो जी, बलूचिस्तान जो था वहां पे ना 3-4 अलग अलग छोटे छोटे कबीले थे, मतलब ट्राइबल लीडर्स थे, जिसमें जो खान ऑफ कलात जो एरिया है, ये सबसे बड़े ट्राइबल लीडर थे वहां के। ठीक है, खान ऑफ कलात या कलात जो लीडर हैं, सबसे बड़े वहां के लीडर थे, और ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। तो एक ट्रीटी ऑफ कलात साइन की गई, जिसकी वजह से बेसिस बना कि उन्होंने बोला कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट बनेंगे। एंड जब ब्रिटिश का विड्रॉल होने लगा, ठीक है, तो वहां पे जो 1946 में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कलात थे मोहम्मद असलम रोड टू लांसलेट ग्रिफिन, जिन्होंने बोला कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंस ऑफ कलात को रिस्पेक्ट करे। बट आपको तो पता है ब्रिटिश चालू थे, उन्होंने साजिश कर रखी थी। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी इन्वॉल्व थे। तो जो खान ऑफ कलात है ना, तो ये कलात एक हिस्सा था, जैसे छोटे छोटे गांव थे तो उसमें कलात सबसे बड़ा था। तो वहां पे खरान, लासबेला, माकरन कोस्ट, एग्जाम में सवाल आता है, माकरन कोस्ट आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा, पढ़ा है माकरन कोस्ट ऑफ द माकरन कोस्ट इंडस वैली में।
तो ये जो बलूचिस्तान है इसमें ना 4 बड़े बड़े हिस्से थे। एक हिस्सा था खरान, एक था लासबेला, एक था माकरन और चौथा सबसे बड़ा था कलात। दिक्कत क्या हो गई कि इन 4 में से 3 जो है वो पाकिस्तान का पार्ट बनने को तैयार हो गए। ठीक है, बाकी 3 जो क्या हो गए, पाकिस्तान का पार्ट बनने को तैयार हो गए। तो जो कलात के लीडर थे, जो सबसे बड़ा एरिया था, प्रोविंस कह सकते हो बलूचिस्तान का, उन पे प्रेशर आ गया, दबाव आ गया कि वो पाकिस्तान का पार्ट बने। ठीक है, क्या स्पीड ज्यादा हो गई है? नोट क्यों कर रहे हो उसको? नोट क्या करना है तो पीपीटी में दिया हुआ, समझ लो, सुनो सुनो, बेसिकली सुनिए इसको। चलो अच्छा ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो बलूचिस्तान है उसके 4 मेजर हिस्से थे। ठीक है, खरान, लसबेला, माकरन एंड कलात। कलात सबसे बड़ा था। ठीक है, कलात सबसे बड़ा था, लिखा हुआ है सर ऊपर। तो कलात पे प्रेशर इसलिए आ गया क्योंकि बाकी 3 ने डिसाइड कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ एक्सीड कर जाएंगे। इसमें दिक्कत और इसलिए ज्यादा हो गई क्योंकि कलात के जो लीडर थे उनको मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रॉमिस किया था कि तुम उनको इंडिपेंडेंस देंगे। बाद में जिन्ना जैसे हमको धोखा दिया वैसे उनको भी धोखा दिया, और जिन्ना पहले पर्सनली इन्वॉल्व थे, बाद में धोखा देके उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को लगा दिया और अपना इन्वॉल्वमेंट वहां से खत्म कर लिया। तो कलात को यार लगा ये तो बैकस्टैब कर दिया इस आदमी ने, धोखेबाज मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि इंडिया उस समय की बात है ना, जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब पार्टीशन हो रहा था, पार्टीशन के टाइम की बात है। तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनका कल्चर ना जो मेन पाकिस्तानों से बहुत अलग है, उनके आइडियोलॉजीज भी थोड़े अलग हैं, और मेजरली वो चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान का पार्ट बने। पहले इंडिपेंडेंस प्रॉमिस करके उन्हें बैकस्टैब किया गया, इस वजह से आज तक की लड़ाई चल रही है। तो 17 मार्च 1948 को पाकिस्तान सरकार डिसाइड करती है कि बाकी 3 प्रोविंसेस को हम अपने अंडर ले लेंगे। तो कलात के रूलर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया कि वो भी पाकिस्तान का पार्ट बने। तो उनके पास कोई और चॉइस थी नहीं क्योंकि इंडिया ने इंटरवीन करा नहीं इसमें। अच्छा, इसमें क्या है, कलात को एंड तक ये लगता रहा, कलात के रूलर को, कि इंडिया का पार्ट बन सकते हैं। जैसे ईस्ट पाकिस्तान बन गया था ना पाकिस्तान का पार्ट, इनको ये लग रहा था कि इंडिया अपने पास ले ले। बट जैसा कि आप जानते हो सिंध बीच में आ रहा था, तो गवर्न करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता, दूर था हिस्सा। प्लस हमारे लिए उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा एरिया था? हैदराबाद, जूनागढ़, याद है ना, सरदार पटेल ने भेजी थी मिलिट्री, गोवा, इनको लिबरेट करना था। तो हमारे लिए वो ज्यादा प्रायोरिटी थी रादर देन बलूचिस्तान। अच्छा, कलात के लीडर को एंड तक लगता रहा कि शायद इंडिया जो है वो इंटरफेयर करेगा और इंडिया के हम साथ जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हैदराबाद वाज वेरी इंपॉर्टेंट भैया, क्योंकि बीचों बीच है इंडिया के वो। तो इसीलिए जब इन्होंने मजबूरन आके 27 मार्च को पाकिस्तान के साथ जाने के लिए डिसाइड किया, वहां के लोगों ने गुस्से में आके फिर रेबल कर दिया, और वो रेबल को अगेन उन्होंने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने क्रश कर दिया। ठीक है, वहां पे जो ब्रदर हैं ऑफ अहमद यार खान, प्रिंस अब्दुल करीम, उन्होंने एक्सेशन के खिलाफ रिवोल्ट किया। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बलूच इंसर्जेंसी। पाकिस्तान की फोर्सेस ने बहुत सारे लीडर को इंप्रिजन करके मार भी दिया, असैसिनेट भी कराया। ठीक है, और आज तक मतलब इसको माना जाता है, इसके बारे में लोग बात नहीं करते, बट इट इज कंसीडर्ड एज अ जेनोसाइड कि लाखों लोगों को मारा था पाकिस्तान की फोर्सेस ने वहां पे, इसको जेनोसाइड बोला जाता है। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना ही इंटरनेशनल लेवल पे ना ही वैसे। तो दिस इज कॉल्ड एज द बलोच जेनोसाइड, क्योंकि वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो पार्ट नहीं बनना चाहते थे, मजबूरन धोखाधड़ी से उनको पार्ट बनाया गया पाकिस्तान का, एंड वहां की मिलिट्री और फोर्सेस ने एट्रोसिटीज कैरी आउट करते हुए वहां के लोगों को मारा, व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ जेनोसाइड। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज बलोच जेनोसाइड। और यही लड़ाई अभी तक चल रही है। इसीलिए आप देखोगे बलूचिस्तान के रेबल ग्रुप्स ने एक आर्मी बनाई जिसका नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज BLA। तो वो लोग क्या करते हैं, आपने रिसेंटली आप जाके स्टडी IQ के वीडियो पे भी देख सकते हो, YouTube चैनल पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि उन्होंने अब जो है अपने अटैक्स और इंक्रीज कर दिया अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस। ठीक है, पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ रोज हमला कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस भी इनके ऊपर एट्रोसिटीज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सीपेक यहाँ पे है ग्वादर में, तो उनके ऊपर चाइना से बहुत प्रेशर है, पाकिस्तान के ऊपर चाइना से बहुत प्रेशर है, यहाँ पे पीस और स्टेबिलिटी बना के रखना। रोज शी जिनपिंग बोलते हैं अरे तुम यार क्या कर रहे हो, क्या काम करते रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा तुमको दिया, फोर्स दिया, तभी तुम नहीं सप्रेस कर पा रहे हो। तो शरीफ के ऊपर ये बहुत प्रेशर है। और अब तो रिवोल्ट POK में भी होने लग गया है। कहां पे? POK के पास, गिलगित बल्तिस्तान में। अभी आपने देखा होगा वहां के लोग बोल रहे हैं कि हमें इंडिया में जोड़ दो। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, ये गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं हमें इंडिया के पास होना है। तो वहां पे भी रिवोल्ट चालू हो गया है, क्योंकि सारी जड़ पता कहां है? ये सारी जड़ें जो सीपेक जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ ने पूरा, चाइना ने पूरा बर्बाद कर दिया। वहां चालू होता है यहाँ से काशगार, जिनजियांग प्रोविंस। ठीक है, जिनजियांग प्रोविंस है ना चाइना का, यहाँ से चालू होता है, सीपेक खत्म कहां होता है? ग्वादर पोर्ट पे जाके। तो पूरे हिस्से को चाइनीज ने बर्बाद कर दिया। तो ऊपर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, नीचे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इधर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इतने सारे प्रेशर को हैंडल कैसे करे पाकिस्तान? तो देवियों सज्जनों, वो हैंडल करने के लिए क्या करता है, जब आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हो? स्ट्रेस रिलीज करने की कोशिश करते हो ना, या तो जिम जाते हो, ठीक है, या मूवी देखने चले जाते हो, या घर पे किसी से बात कर लेते हो, म्यूजिक सुन लेते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिल लेते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, और कुछ लोग जब उनको कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आता है तो एक दूसरे का मुंह तोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ लोग जिनको नहीं समझ में आता कि क्या करें, जिनको कंस्ट्रक्टिवली समझ में नहीं आता कि क्या करें, वो क्या करते हैं, मार पिटाई लड़ाई में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जैसे कि पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान को समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो वो इतने साइड से प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, तो वो फिर क्या करता है, इंडिया के ऊपर टेररिस्ट हमले करवाता है। क्योंकि अब इधर से जो प्रेशर आ रहा है उसको कहीं तो रिलीज करोगे। तो ईस्टर्न साइड पे इतने सारे जो आतंकवादी संगठन हैं, ठीक है, जो उसने बनाए हैं, जैसे लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारों को ये यहां से पुश करता है। क्योंकि इधर से भी पिटाई हो रही है, ऊपर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, नीचे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, कहां जाए? तो कहीं तो दिखाएं कि कुछ कर रहे हैं, यहां करते हैं। तो वो क्या है, वो प्रेशर इधर शिफ्ट हो जाता है। थोड़े टाइम पे लगता है अच्छा ठीक है इधर कर देते हैं, क्योंकि इधर से तो तालिबान नहीं, ऊपर से प्रोटेस्ट चल रहा है, नीचे से बलूचिस्तान वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करें तो क्या करें, जाए तो कहां जाए? ऊपर से चाइना भी है, प्रेशर है, इतना उधार ले रखा है, लोन ले रखा है, इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई है, क्या करें? इंटरनेशनल लेवल पे जवाब भी देना है। मोहम्मद बिन सलमान रोज फोन करके बोल रहा है हमारे पैसे लौटाओ, चाइना भी बोलने लग गया पैसे लौटाओ हमारे, कैसे करोगे? तो शांति दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कि मतलब शांति मतलब इन सेंस कि हां देखो कुछ तो कर रहे हैं, तो टेरर हमले करा दो इंडिया के ऊपर। तो अब इन सब चक्करों में पड़ने के बजाय इंडिया ने अपना स्टैंड ही चेंज कर लिया है
कि भैया हम लोग खड़े होकर शक्ल नहीं देखेंगे तुम्हारी अब, ठीक है। हमारा क्या है, कन्फ्रंटेशन जो आप देखोगे, जो हमारा नॉन कन्फ्रंटेशन वाला जो अप्रोच था, इसको खत्म कर लो, मैं आपको ब्रेक देता हूं 2 मिनट का, ठीक है। देन विल स्टार्ट विद बांग्लादेश एंड चाइना, ठीक है। इसके सोल्यूशन को भी देखेंगे। तो अब इंडिया ने बोला कि भैया आप खड़े होकर शक्ल नहीं ताकेंगे तुम्हारी हम, अब तुम बोलोगे कुछ करोगे तो उसका समझ तैयार हो जाना कि उसका तुम्हें डबल रिपरकशन झेलना पड़ेगा, चाहे वो आपने पुलवामा में किया हो तो बालाकोट एंड उरी। तो इसलिए जो इंडिया का स्टैंड है वो मोर कॉम्बैटिव भी है और अब नेगोशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इंडिया ने बोल दिया कि भाई हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे, जो IC 814 में किया था अब हम नहीं करने वाले। तो देयर इज गोइंग टू बी अ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड इंडियन एफर्ट्स टू आइसोलेट इंटरनेशनली, कि अब हर प्लेटफॉर्म पे तुम जहां भी जाओगे बदला लेंगे तुमसे सनम, तुम्हें आइसोलेट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि तुम्हें कहीं से सपोर्ट ना मिले। इसका नतीजा खुद ही देख सकते हो, सऊदी अरेबिया तक में बोल दिया कि बेकार कंट्री है। अब अलग बात है, उन्हें पता है कि उन्हें शिफ्ट करना है बैलेंस ऑफ पावर, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे पाकिस्तान को, लेकिन अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया को भी पता है, टर्की को भी पता है कि किसी काम के नहीं है ये लोग। लेकिन टर्की फिर वही है, टर्की को भी लगता है भैया पाकिस्तान साथ नहीं देगा तो और कौन साथ देगा, क्योंकि और कोई तो साथ दे नहीं रहा है, कोई तो साथ दे दे टर्की का भी, तो वो बेचारे घूम फिर के पाकिस्तान के पास ही आ जाता है, ना कोई लोन दे रहा है। और उसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी में मतलब हमने पूरी कोशिश करी है कि इनको आइसोलेट करके इनको सबक सिखाया जाए कि भाई, क्योंकि अभी तक क्या होता था ना, अभी तक ये लगता था इंडिया और पाकिस्तान का इशू ऐसा लगता था कि ये लोकलाइज्ड इशू है। एक्चुअली में ये ग्लोबल लेवल पे परसेप्शन भी इंडिया ने बड़े अच्छे से चेंज किया है, ठीक है। इंडिया के डिप्लोमैट्स ने, सरकार ने, उनके कंटिन्यूअस एफर्ट्स ने ये चीज भी दिखाई है कि ये पाकिस्तान और इंडिया इशू ये ग्लोबल इशू है, ये सिर्फ साउथ एशिया का इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि आतंकवाद जो है सिर्फ एक कंट्री को अफेक्ट नहीं करता। जब इस्लामिक स्टेट आया इराक और लिबिया और बाकी जगह, तब रियलाइज हुआ ना लोगों को आतंकवाद क्या होता है। या जब यूएस में 9/11 हुआ, या नेदरलैंड्स में अटैक हुए, या यूएस के अलावा आप देखो यूरोप में बाकी कंट्रीज में अटैक हो रहे हैं, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, इंडिया बोलता था सही बोलता था कि पाकिस्तान करवाता है सब चीजें। सो दे नाउ रियलाइज दैट दिस रैडिकल टेररिज्म एग्जिस्ट। पहले तो ये लोग रफा दफा कर देते रहे, नहीं तुम लोग का ये ना इंटरनल मैटर है, सुलटा लो अपने आप में। जब फ्रांस और बाकी सारे यूरोपीय देश में जब आतंकवादी हमले होने लगे, तब इनको रियलाइज हुआ, तब इनको सबक समझ में आया कि नहीं इंडिया सही बोलता था। तो ये ग्लोबल परसेप्शन भी चेंज हुआ है पाकिस्तान को लेकर, और ये जो टेररिज्म एमिनेटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान जो है ये चेंज हुआ है। तो अब मतलब अब यही है कि अब सुनेंगे नहीं, अब सीधे हमला करेंगे। तुमने उरी क्या जाके घुस के जो है हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए, जितने टेरर लॉन्च पैड थे अगल बगल LOC के, हमने उसको तबाह किया। फिर आपने जब पुलवामा किया तो सीधे बालाकोट में वी वेंट एंड डिड अ स्ट्राइक, बिल्कुल सुबह सुबह तड़के अर्ली मॉर्निंग। मुझे अभी भी याद है, पता है, आई नो जब बालाकोट होने वाला था, मैं आपको बताता हूं एक्चुअली उस दिन क्या था, ठीक है। आई टेल यू बिकॉज़ आई वाज देयर, ठीक है। जिस दिन मतलब इंटरेस्टिंगली आप मेरी किस्मत कह सकते हो या कोइंसिडेंस कह सकते हो, जब भी ऐसा कुछ होता है मैं कहीं ना कहीं उस सेंटर ऑफ जगह में रहता हूं। इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव चल रहा था, ठीक है। आप में से शायद अगर किसी को याद हो, जब बालाकोट होने वाला था उसके एक दिन पहले रात को प्रधानमंत्री मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बैठे हुए थे, ठीक है। मैं फ्रंट रो पे था, बाकी सारे लोग थे, डिप्लोमैट्स थे, मोदी जी सामने बैठे हैं, ठीक है। सबने क्वेश्चन पूछना चालू किया, अरे पुलवामा हो गया, ये हो गया, मोदी जी क्या करोगे आप, मोदी जी क्या करोगे, लोग सवाल पूछ रहे हैं। ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, ही जस्ट स्माइल्ड। अगले दिन न्यूज आती है बालाकोट हो गया, रातों रात। तो रात में नहीं था, वो पहले से प्लान था, बट वो चेहरे पे दिखा था मोदी जी के कि कुछ तो चल रहा है बॉस, कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो कुछ तो अंदर छुपा रहे हो। ही वाज सिटिंग देयर, देयर वाज नो हिंट व्हाटसोएवर कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। एंड ही न्यू कि भाई पहले प्लानिंग हो चुकी, कल सुबह पता चल जाएगा तुम लोगों को। स्माइलिंग बुद्धा, दैट देयर वाज स्माइलिंग बुद्धा, बुद्धा स्माइलिंग जो कोड था हमारा पोखरान वाला, सो दिस वाज स्माइलिंग मोदी जी। सो दैट स्माइलिंग फेस वाज द हिंट, ठीक है। वो होता है ना, वो सरकाज़म वाला होता है जो स्माइलिंग फेस, कि हां बेटा कल पता चलेगा क्या हुआ, जब तक सो के उठोगे तब तक होके खत्म हो जाएगा। तो तड़के प्री बॉर्न सुबह होने से पहले मिराज 2000 गए, सुखोई गए पीछे उनको सपोर्ट देने के लिए, पीछे से हेरॉन ड्रोन थे, ठीक है, सर्वेलेंस के लिए, और एवैक्स एडवांस वार्निंग जो सिस्टम रहता है, जो प्लेन पे आपने देखा होगा, प्लेन के ऊपर ऐसे लगा रहता है, देखा आपने, ऐसे प्लेन के ऊपर ऐसे रहता है, एडवांस एयरबॉर्न वार्निंग के लिए बना रहता है। वो बेसिकली वो इमेजरी के लिए होता है, रेडार है वो, बेसिकली मूविंग रेडार है वो। सो एवैक्स गया पहले डिटेक्ट करने के लिए कि कोई एक्टिविटी तो नहीं है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली यू आर गेटिंग इनटू द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान उस समय, तो आपको देखना पड़ेगा कि उनके रेडार, उनकी पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटीज है, वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, ठीक है, कहां पे है। तो वो पहले उसने बहुत सर्वे किया, फिर पहला जो अटैक था वो मिराज 2000 में किया। आज अनफॉर्चुनेटली मिराज 2000 क्रैश हुआ है राजस्थान में, ठीक है। दिस प्लेन हैज क्रैश्ड टुडे, देयर हैव बीन 2 क्रैशेस टुडे, इनफैक्ट 3 क्रैश हुए हैं आज टुडे। एक मिराज 2000 गिरा है जिसके पायलट की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। सुखोई जो था वो भी गिरा है, सुखोई के 2 पायलट्स ने इजेक्ट कर लिया था जो है सेफली, और एक प्राइवेट जेट राजस्थान में गिरा है, ठीक है। तो 3 आज राजस्थान के आसपास आप देखोगे क्रैश हुए हैं, और दोनों प्लेन ग्वालियर से निकले थे। माना जा रहा है कि शायद मिड एयर कोलिजन हुआ था इनका, अब पता नहीं, वो तो एयरफोर्स इंक्वायरी कर रही है। तो दिस प्लेन मिराज 2000 वाज यूज्ड फर्स्ट बिकॉज़ इसने पहले हमला किया, और इनको सपोर्ट देने के लिए जो एडवांस प्लेन्स हैं वो कौन से थे, सुखोई। तो बेसिकली आगे मिराज को भेजा क्योंकि बॉम्ब गिराना था पहले, और अगर वहां से हमला होता तो उसको F-16 को काउंटर करने के लिए सुखोई 30 Mark 1 ये प्लेन से पीछे, तो डिफेंस में गए थे Mark 1 एंड Mark 2। फिर उसके पीछे पीछे आप देखोगे, और ये सारे कहां से थे, अलग अलग जगह से, कोई भटिंडा और हलवारा से मिराज गया, बरेली, आगरा और ग्वालियर से थे सुखोई। सो बैकअप चल रहा था पीछे कि अगर वहां से हमला होता है, क्योंकि मिराज केपेबल नहीं है उसको हैंडल करने के लिए F-16 को। सो इट वाज ऑल प्रॉपर्ली प्लान्ड। सो दिस वाज व्हाट हैपेंड। तो बेसिकली अब क्या है, अब वो सब नहीं चलेगा कि हां तुमने बोल दिया, मान लिया, हमने चल गया, हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीजें, तो अब बेसिकली कहानी आपको पूरी पता है पाकिस्तान के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बस इंडस वाटर ट्रीटी रह गई है, वो मैं करा देता हूं, फिर विल टेक अ ब्रेक एंड देन विल फाइंड द सॉल्यूशन, ट्राई एंड फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है, कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सीपे के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, गिलगित बल्तिस्तान भी बता दिया, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है बट हमारा हिस्सा। सो कमिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी, सो इंडस वाटर ट्रीटी क्या, देखिए अब ऑब्वियसली बात है, बॉर्डर्स डिवाइड हो गए तो नदियों को भी डिवाइड कर रहा था। तो इंडस, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों का पानी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो पाकिस्तान को दिया गया। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने इसको मीडिएट किया था। और रावी, ब्यास, सतलज का पानी इंडिया को दिया गया। मतलब यह है कि रावी, ब्यास, सतलज का पानी इंडिया चाहे तो थोड़ा बहुत डाइवर्ट भी कर सकता है, लेकिन इंडस, झेलम, चिनाब का पानी इंडिया डाइवर्ट नहीं कर सकता। डैम बना सकता है लेकिन पानी एक बूंद भी रोक नहीं सकता। मतलब वो रन ऑफ द मिल डैम रहेगा, मतलब टरबाइन लगा दो, पानी आ रहा है, निकल जा रहा है, आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। सो वेस्टर्न 3 नदियां पाकिस्तान को पूरा पानी, ईस्टर्न 3 नदियां इंडिया को पूरा पानी, ठीक है। तो ये आपका अग्रीमेंट साइन हुआ।
तो पाकिस्तान shall receive the unrestricted use of those waters of the western rivers and all the water of the eastern rivers around 33 million acre feet MAF में मेजर करते हैं, ये इंडिया को दिया गया, while the waters of western and annual rivers 135। अब देखो पाकिस्तान को कितना ज्यादा पानी मिल रहा है लेकिन अभी भी रोना चालू है। देखो आप, पाकिस्तान को 135 MAF मिला हुआ है क्योंकि इंडस बहुत बड़ी नदी है, इंडस का पूरा पानी दे दिया है पाकिस्तान को, और वहीं पे जो नीचे की नदियां हैं रावी ब्यास सतलज, रावी ब्यास सतलज का जो फ्लो है वो सिर्फ 33 मिलियन MAF है। कितना डिफरेंस, मतलब 1 मिलियन MAF का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी रोना चालू है। तो हम उनकी नदियों का पानी यूज कर सकते हैं लेकिन डाइवर्ट नहीं कर सकते, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं लेकिन उसके पानी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, और एक स्टोरेज भी बना सकते हैं कितना 3.6 MAF का, मतलब स्टोर करके वापस छोड़ सकते हैं। इतना हमारे ट्रीटी में लिखा हुआ है कि इंडिया स्टोर भी कर सकता है। प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है यहां से कि कैन इंडिया स्टोर, यस, वेस्टर्न नदी का पानी 3.6 MAF तक आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन इस अग्रीमेंट के बावजूद भी जब भी इंडिया कोई नया डैम या कोई प्रोजेक्ट चालू करने वाला होता है, पाकिस्तान उसमें अड़ंगा लगा देता है, और वही हुआ है अभी रिसेंट अपडेट क्या है, वही हुआ है। इंडिया बहुत टाइम से बोल रहा है कि हमें प्रोजेक्ट बनाना है, ये इंटरनेशनल लेवल पे चालू है इनका ड्रामा कि अरे ये तो हमारा पानी रोक रहे हैं, पानी रोक रहे हैं, तो उसके लिए 90 डेज का नोटिस इंडिया ने इशू कर दिया कि भैया बैठ के रिजॉल्व करना है तो ठीक है, नहीं तो हम प्रोजेक्ट बना देंगे। यही हुआ है बस, यही जो आज न्यूज आई यही न्यूज है, वही का अपडेट है, ठीक है, कि उन्होंने बोला कि भाई दोनों के जो परमानेंट कमीशन है वो दोनों मिल बैठ के डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि हम तो देखो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपका पानी नहीं रुकेगा, जितना एलोकेटेड आप मेजर कर लो। लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं पानी इंडिया का कम हो गया, ये हो गया। अभी बात बताओ आप, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से भी तो पानी का फ्लो थोड़ा चेंज हो सकता है। अब उसमें इंडिया की थोड़ी गलती है, तो ग्लोबल इशू है। पाकिस्तान बोल रहा नहीं इन्होंने पानी डाइवर्ट किया होगा, इसकी वजह से हुआ है, तो वो सारे फैक्टर्स को भी तो आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा। पाकिस्तान इज लाइक नहीं इंडिया पानी डाइवर्ट कर रहा है, हम बना नहीं देंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट। सो ये पूरा सारा इशू है इंडस वाटर ट्रीटी का, समझ में आया? इतना ही कहानी है बस। तो इस पर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान का रोना चलता रहता है। सो देवियों सज्जनों, पाकिस्तान का इशू खत्म हो चुका है। अब हम वापस आएंगे और थोड़ी कंसर्न समझेंगे, 2 मिनट के ब्रेक, 2 के 5 मिनट का ब्रेक लो। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या इनके कंसर्न्स हैं, फिर हम लोग जल्दी से बांग्लादेश खत्म करके हम लोग फिर चाइना चालू कर देंगे एटलीस्ट आज, ठीक है? सो अब तक आप लोग 5 मिनट सोचिएगा, अभी चाय कॉफी जो भी पीना है, कि क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या सोल्यूशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि देखो मेंस में आपको आंसर में सोल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है? आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा कि भाई कैसे रिजॉल्व करें, शुड वी गो फॉर हार्ड पावर या सॉफ्ट पावर, कल्चरल डिप्लोमेसी यूज करें, डांस डिप्लोमेसी यूज करें, क्रिकेट डिप्लोमेसी यूज करें, क्या करें, कुछ तो करें। तो ये आप बताएंगे, हम लोग आके डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है, आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है? फिगर आउट द सॉल्यूशन, ठीक है? आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, तब तक सोचिएगा आप लोग। यू कैन गेट दीस काइंड ऑफ आंसर्स इन माय बुक, यस। ब्रेक मिल गया? अच्छा, आपको खुश हो गया आप? मैंने चलो यार थोड़ा ज्यादा दे देते हैं ब्रेक आपको, वीकेंड की वजह से हर दिन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये प्लीज एक्सपेक्ट मत करना, पहले अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो मैं बताता हूं हर दिन इतना नहीं मिलेगा, 10 मिनट से ज्यादा का ब्रेक हो गया आज आपके लिए। डिनर कर लिया? चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो भाई क्या करें बताओ। देखो सार्क वार्क बनाने की हमने कोशिश करी, ठीक है, बिम्स्टेक भी चल रहा है, लेकिन बिम्स्टेक का एडवांटेज इसलिए है क्योंकि सार्क में जैसे पाकिस्तान है वो सारी चीजें यहाँ पे खराब नहीं करता। तो ये जो फैक्टर है ना बीच में, पाकिस्तान फैक्टर, ये जो है सारा गेम खराब कर देता है। साउथ जो एशिया है इसमें कुछ भी डेवलपमेंट कंसेंसस नहीं बन पाता। कोशिश तो ये करी गई थी कि भाई चल पाए, लेकिन चल नहीं रहा। तो ऑब्जेक्टिव वाज टू सी प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ठीक है? हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है काउंसिल, इनकी काउंसिल मिनिस्टर मिलते थे, लेकिन हर बार इट ऑलवेज यूज्ड टू एंड अप बिटवीन अ फाइट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया को रियलाइज हो गया कि भाई यहां से कुछ डेवलपमेंट हो नहीं सकता, हमें क्या करना है भाई, हमें पाकिस्तान के रोल को यहां पे थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो सार्क की इंपॉर्टेंस है बट उतनी ज्यादा रही नहीं है, ठीक है? पॉलिसी सर्कल्स में इसको लेकर अलग डिबेट है, 2 अलग अलग डिवाइडेड लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सार्क को रिवाइव करना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं सार्क को रिवाइव करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि भाई पाकिस्तान जो है, सोल्यूशन बताओ भाई क्या करें, सोल्यूशन बताइए, कम से कम 3-4 तो बताइए। व्हाट हैज टू बी डन, व्हाट इज द सोल्यूशन और वे फॉरवर्ड टू इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस? इसलिए आपको 10 मिनट का ब्रेक थोड़ा ज्यादा दिया मैंने आज। मैंने कहा चलो आप लोग खाते पीते सोल्यूशन भी ढूंढ लो। बताओ जी क्या करें, कैसे करें? अब आपका स्टेज आपका है, अभी तक आपने सुना कि क्या क्या हुआ। नाउ द स्टेज इज ऑल योर्स, लेट मी नो क्या करा जाए, बताइए। फर्स्टली रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट, अच्छा और क्या करें, और क्या कर सकते हैं बताइए, और क्या करा जाए? स्टॉप फंडिंग। देखो 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के बारे में जो हमारी स्ट्रेटजी कभी कभी मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं। कि देखो कल्चरल एक्सचेंजेस तो आपको कंटिन्यू रखने पड़ेंगे, ठीक है? यू विल हैव टू बैलेंस सॉफ्ट पावर विद अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड पावर, यू विल हैव टू ड्रॉ अ फाइन बैलेंस, ठीक है? देखो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा तो लोगों के बीच में ये समझ आएगा कि भाई ऐसी कोई दुश्मनी है नहीं, ठीक है? सोल्यूशन देखो उसी प्रॉब्लम्स के अंदर से निकलेगा, और ये हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले पाकिस्तान के लेवल पे एक्सेप्टेंस आए अबाउट इंडिया के राइजिंग स्टैचर को लेकर। अभी वो लोग ना ऑब्लिवियन में रह रहे हैं, आप यूज कर सकते हो। पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो अभी ऑब्लिवियन में है, वो अभी ना अलग ही ख्वाब दिख रहा है कि पाकिस्तान जो है बहुत बड़ा है, ये है, इंडिया को ये कर देगा। उनके में ना एक्सेप्टेंस नहीं है चीज को लेकर, उनके एस्टैब्लिशमेंट में, पॉलिसी सर्कल्स में ये एक्सेप्टेंस होना जरूरी है कि भैया इंडिया सुपर पावर बन गया है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं, व्हाट इज द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया राइट नाउ? इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने बिलियन डॉलर्स है? कितना अप्रॉक्सिमेटली? राउंड अबाउट 600 मान लूं, मतलब ऊपर नीचे होता है, 640 तक गया था, फिर अभी 570 to 80 के पास है, 600 मान ले राउंड अबाउट। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 600 बिलियन यूएस डॉलर है। यू नो व्हाट इज ऑफ पाकिस्तान? इट इज नॉट इवन 4 बिलियन डॉलर्स। मतलब हम इतना ज्यादा हमारा हुआ है, इनका 4 बिलियन डॉलर भी नहीं बचा हुआ है। 8 बिलियन डॉलर तो इनको अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दिए हैं। तो पहले तो इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई तुम्हारा कुछ रह ही नहीं गया स्टैचर, किस बात की लड़ाई, किस बात की बराबरी? बराबरी तब हो सकती है बराबर के लोगों में, तुम्हारा वो स्टेटस है ही नहीं अब, इसलिए तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करना चाहता। सो पाकिस्तान को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो करेंगे नहीं एक्सेप्ट। थर्ड इज चाइना के जो रोल है उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम करना पड़ेगा। चाइना का रोल जब तक रहेगा तब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज चाइना का अपना अलग एंड गेम है, चाइना की अपनी अलग आइडियोलॉजी है। द रोल ऑफ चाइना हैज टू बी लिमिटेड टिल द टाइम चाइना कीप्स ऑन इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी, तब तक ये नहीं हो सकता।
ऑल्सो वी नीड टू बैलेंस द इंटरनेशनल आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। देखो, है तो अल्टीमेटली अपना पड़ोसी, और साउथ एशिया तभी ग्रो करेगा, डेवलप करेगा जब सब लोग ग्रो करेंगे। अब आप उसको बार बार अगर आइसोलेट ही करते रहोगे तो वो तो वही है ना, इट्स लाइक दैट कि बड़े भैया छोटे भैया की हमेशा बुराई करते रहते हैं पब्लिकली हर जगह, ये तो पढ़ता नहीं है तो काम नहीं करता, आप भी चढ़ जाओगे यार भैया तो हमेशा बुराई करते रहते हैं। तो आइसोलेशन भी एक लिमिट तक ठीक है कि ठीक है उसने कुछ किया, आपने उसको आइसोलेट किया, आपने उसकी इंटरनेशनल जो है बुराई कर दी। बार बार करने से क्या होता है ना, फिर वो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वैसी चीज, तो आइसोलेशन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, ये नहीं कि पूरा आइसोलेट कर दिया आपने उसको। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 35 से 40 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड पोटेंशियल है। आज के टाइम पे 400 मिलियन डॉलर से भी कम है। मतलब अगर हम लोग ट्रेड करें आपस में ही 35-40 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड कर सकते हैं, बट पोटेंशियल से बहुत नीचे है ट्रेड। क्या करें ट्रेड? हमने उनको क्या दे रखा है, एमएफएन स्टेटस दे रखा है, पता है ना आपको, मोस्ट फेवर्ड नेशन, कि भाई हम आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगाएंगे। उन्होंने तो नहीं दिया हमें, तो रेसिप्रोकल तो है ही नहीं। रेसिप्रोकल नहीं है, उन्हें भी तो रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब भले हटा दिया हमने बालाकोट ये पुलवामा के बाद, बट था तो इतने सालों तक। और साथ साथ में आप देखो, आपको एग्जाम में 5-6 पॉइंट लिखने हैं कि कैसे सोल्यूशन निकल सकता है। आपको वही प्रिंसिपल्स घुमाने हैं एग्जाम में जिससे आप नंबर खींच सको। एक प्रिंसिपल जो आपको यहां लिखना है, दैट ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन एंड लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडोनेशिया, जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। यस और नो? अल्टीमेटली आपको तो ये दिखाना ना, सब मिल बैठ के करेंगे तुम्हारा भला। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, यहां लिखो रोल ऑफ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन एंड लाइक माइंडेड कंट्रीज। लाइक माइंडेड मतलब सिमिलर विचारधारा वाली। अब है मुस्लिम कंट्रीज कौन सी? इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई। इनके साथ रिलेशन अच्छे हैं किसके? पाकिस्तान के। अपने भी बड़े अच्छे हैं। तो जब ये मिल बैठ के सारे डिस्कशन करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ चीजें पाकिस्तान के भी समझ में आएंगी। सो यू नीड टू ब्रिंग लाइक माइंडेड कंट्रीज टू द नेगोशिएटिंग टेबल। अभी क्या होता है, अमेरिका अपने फायदे के लिए नेगोशिएट करता है कि उसको जहां अपना फायदा दिखता है। ठीक है, तो ये चीजें। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बताओ? क्रिकेट डिप्लोमेसी तो चलो ठीक है, वो सॉफ्ट पावर में आ गया। स्टूडेंट्स एक्सचेंज भी सॉफ्ट पावर है, मूवी भी जो है वो भी सॉफ्ट पावर है। और क्या करें बताओ? वी शुड यूज प्लेटफॉर्म्स लाइक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। मेंशन करो ना सर, एससीओ में इंडिया पाकिस्तान जॉइंट टेरर ऑपरेशन करते हैं। पता है ना आपको, उसके अंदर एससीओ के अंदर एक वो है रैट्स करके मैकेनिज्म, सुना है इसके बारे में? आरएटीएस, रीजनल एंटी टेरर सिस्टम, आपका रैट्स। इसमें इकलौती मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया पाकिस्तान साथ में करते हैं। तो मेंशन करो, देखो एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपने पूरा 360 डिग्री व्यू ले रखा है टॉपिक का। ठीक है, पूरा 360 डिग्री दिख रहा है आपका व्यू। तो रैट्स को मेंशन करिए कि भाई रैट्स, क्योंकि एससीओ में सेंट्रल एशियन कंट्रीज और रशिया का बड़ा इंफ्लुएंस रहता है पाकिस्तान के ऊपर, तो आप सेंट्रल एशिया को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज का रिलेशन हमारे अच्छे हैं, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड वी शुड प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, क्योंकि जब उनके पास इन्वेस्टमेंट आएगा, पाकिस्तान में डेवलपमेंट होगा, उनके जो यूथ है उनको जॉब मिलेगा, तभी तो आतंकवाद छोड़ेंगे। बेचारों के पास काम धंधा कुछ है नहीं, क्या करें? बम उठाएंगे और क्या करेंगे? ऑब्वियसली दैट इज द प्रॉब्लम, दे डोंट हैव एनी जॉब्स। तो व्हेन यू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, कि भाई मिलकर काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, बाकी कंट्रीज इन्वेस्ट करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, तो वहां जॉब जनरेट होगी, तभी तो हो सकता है। तो ऐसे मिला जुला के आप 7-8 पॉइंट्स लिख सकते हो। अब इसमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक चीजें नहीं लिख सकते, बिकॉज़ बहुत सारी ऑप्टिमिज्म का कोई धरा सब धरा रह जाता है। अल्टीमेटली कल को कोई और अटैक होगा, फिर से रिलेशन बैक टू स्क्वायर वन 0। ठीक है, बैक टू स्क्वायर वन आ जाएगा, फिर वही नीचे हो जाएगा, पता ना पीक करेगा फिर नीचे गिर जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते, 7-8 पॉइंट्स आर इनफ। इससे ज्यादा एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपको 7-8 पॉइंट यहां मिल गए। ठीक है जी, इसके अलावा कोई किसी का पॉइंट है तो बताओ, अदरवाइज विल मूव टू बांग्लादेश देन, एंड बांग्लादेश के बाद विल ट्राई मूव टू चाइना। बांग्लादेश में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बताओ इसके अलावा किसी को लगता है कोई पॉइंट हम लिख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? वी कैन ब्रिंग समथिंग यहां पे। यार देखो, इंडिया कितना क्रेडिट लाइन दे तो दिया बाकी कंट्रीज को, पाकिस्तान को तो नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए इंडिया बोलेगा भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, पहले तुम वही यूज कर लो जो तुम टेररिज्म के लिए यूज करो। पाकिस्तान के पास पैसे कमी थोड़ी है वैसे, अगर इनके पॉलिटिशियंस ने उसको सही तरीके से यूज किया होता तो आज ये क्राइसिस थोड़ी आ रहा होता। डीएस्केलेशन ऑफ मिलिट्री, यार वो लिखने को आप लिख सकते हो, दैट देयर शुड बी अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर टाइप लिख सकते हो आप, कि हाँ थोड़ा वी कैन हैव मोर एंगेजमेंट एंड डिप्लोमेटिक लेवल एंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट फॉर ब्रिंगिंग डाउन, और डीएस्केलेशन तो नहीं कह सकते, बेसिकली डिसएंगेजमेंट थोड़ा बहुत कह सकते हो कि मिलिट्री जो है स्पेशली फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर या जो ट्रूप्स हैं उसको कम कर सकते हैं, बिकॉज़ दैट विल ब्रिंग कॉन्फिडेंस इनटू कश्मीर। जो कश्मीर के लोग हैं ना, थोड़ा उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। यस, यू कैन ऑल्सो मेंशन कि जैसे ये अच्छा पॉइंट है कि जैसे हमारे ऑलरेडी लो हैंगिंग इश्यूज क्या है, जैसे सर क्रीक को आप रिजॉल्व कर सकते हो, तो सर क्रीक जो है उसको जल्दी रिजॉल्व कर दोगे तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि यार हम लोग मिलजुल के भी काम कर सकते हैं। तो अगर सर क्रीक रिजॉल्व हो गया तो फिर दैट गिव्स अ वे फॉर रिजॉल्विंग अदर इश्यूज आल्सो। ठीक है, राइट? सो आई होप ये क्लियर सबको, आगे बढ़े, वी आर डन विद दिस। बाकी और कोई पॉइंट होगा तो देखेंगे, बट दी ज्यादा पॉइंट्स 10 पॉइंट हो गए, काफी एग्जाम के लिए। ठीक है, ज्यादा पीएचडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इंडिया बांग्लादेश। ठीक है, डू यू नो बांग्लादेश के साथ हमारी लार्जेस्ट बाउंड्री है? फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने, बांग्लादेश के साथ हमारी लार्जेस्ट बाउंड्री है। भले ही आपको छोटा सा दिखता हो ये, लेकिन बांग्लादेश का जो बॉर्डर लेंथ है ये यहां से ऐसे घूमते हुए ये ऐसे, ठीक है, यहां तक लार्जेस्ट बॉर्डर है। देन इज सेकंड इज चाइना। सो हमारे रिलेशनशिप बड़े यूनिक है, बिकॉज हमारे लैंग्वेज, कल्चर, डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी ऑलमोस्ट सेम है ये। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी एक तरीके से हमारी कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। एंड जैसा कि आपको मैंने कल बताया, मुक्ति बाहिनी को रॉ ने सपोर्ट किया था, अवामी लीग की लीडरशिप को, ताकि वो जो है उनको इंडिपेंडेंस मिल पाए इन 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। अभी मैं क्वेश्चन लूंगा आपके, ठीक है, आज मैं क्लास एंड कर दूंगा अराउंड 8:35 तक, फिर आपके जो भी क्वेश्चन हो 10 मिनट लेंगे। 8:45 थोड़ा जल्दी करेंगे, वीकेंड है तो वीकेंड पे आपको जल्दी छुट्टी दे दूंगा मैं। आप बोलोगे सर आप हर बार बोलते जल्दी छुट्टी के लिए 9:05 पे छोड़ते हो आप, जब भी बोलते हो, जब भी सर ने बोला कि आज जल्दी छोड़ेंगे उस दिन जरूर 9:05 पे छोड़ोगे आप, ऐसा है ना? जिस दिन मैं बोलूंगा आज जल्दी छोड़ूंगा उस दिन जरूर 9 बज जाएंगे।
नहीं आज पक्का, आज 8:45 डन, 15 मिनट की छुट्टी आज जल्दी, ठीक है, क्योंकि मंडे को 9:15 तक पढ़ेंगे। नहीं ठीक है 9 बजे तक ही पढ़ेंगे, आज 8:45, ठीक है। सो 1972 में फिर हमने इंडिया बांग्लादेश में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन करी एंड दिस वाज द बेसिस फॉर कॉर्डियल टाइज। अब ये दो मोहतरमा है, कौन पहचाने का बताओ, हु इज मैडम ए एंड हु इज मैडम बी एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। यही तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ए कौन है, बी कौन है? शेख हसीना को तो जानते हो आप। ए कौन है? खालिदा जिया, ठीक है, शी इज खालिदा जिया। नाउ खालिदा जिया मैडम इज एंटी इंडिया मोस्टली, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भाई वो भी पावर में रह सकते हैं, थोड़ा रेडिकल है। शी इज ऑफ कोर्स मिस शेख हसीना, ठीक है, द प्रेजेंट पीएम। कौन सी पार्टी की है मैडम, कौन सी पार्टी की है शेख हसीना मैडम? पार्टी का नाम, इनकी पार्टी का नाम क्या है? अवामी लीग। अवामी लीग वही पार्टी है जो शेख मुजीबुर रहमान साहब ने बनाई थी। तो इनके फादर जो हैं वो थे फादर ऑफ नेशन, थे क्या है, फादर ऑफ नेशन है बांग्लादेश के। शेख मुजीबुर रहमान इनके फादर हैं, थे बेसिकली, और ये है बीएनपी की, इनकी पार्टी का नाम क्या है? बीएनपी। नाउ व्हाई इज शी आल्सो इंपॉर्टेंट? इनके हस्बैंड ने बनाई थी ये पार्टी, और वो कौन है? जनरल जियाउर रहमान, ठीक है। ये खालिदा जिया के हस्बैंड थे, ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर, जनरल जियाउर रहमान। ये है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो फाउंडिंग फादर हैं किसके? बांग्लादेश के। तो इनकी बेटी शेख हसीना जी, डिक्टेटर मिलिट्री जनरल जियाउर रहमान की वाइफ खालिदा जिया। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे आर ऑपोजिट टू इंडिया, क्योंकि इनके फादर को हमने सपोर्ट किया था बांग्लादेश बनाने में, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी बेटी भी इंडिया को सपोर्ट करेगी। सो दैट इज व्हाई द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इज प्रो इंडिया, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन अच्छे हैं। और इनका असैसिनेशन कहा जाता है, ऐसा प्रूव नहीं हुआ लेकिन माना जाता है इन्होंने करवाया था। मिलिट्री जनरल 1975 के बाद ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ही असैसिनेटेड मुजीबुर रहमान, इनके कुछ फैमिली मेंबर्स को, टू बेसिकली मिलिट्री कू किया था पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया, तो ये इन्होंने करवाया था। तो इनकी वाइफ खालिदा जिया, बिकॉज ही वाज एंटी इंडिया, तो शी इज आल्सो एंटी इंडिया। तो दो अलग अलग हिस्से हैं, बाइपोलैरिटी है बांग्लादेश में। जब एक पीएम पावर में आती है तो बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे हैं, जब दूसरी पीएम पावर में आती है तो बांग्लादेश का रिलेशन खराब है। अब याद करो मंडल थ्योरी, मैंने क्या बोला था आपको बांग्लादेश के लिए कि कुछ नहीं कह सकते, फ्रेंडली है या एनिमी है, याद आया? क्यों बोला था? इसलिए बोला था क्योंकि दो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। याद करो मंडल थ्योरी बोला था कि एनिमी भी हो सकता है, क्यों? बिकॉज ऑफ मैडम जिया, क्योंकि इनके साथ भी बात करना जरूरी है, बिकॉज ये प्रो चाइना है, ये प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान है। समझ में आया? क्योंकि हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, हिस्ट्री इसलिए बहुत जरूरी है यहाँ पे। और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको सीआईए की फाइल के बारे में बता देता हूं। सीआईए की रिपोर्ट से निकाला गया है कि जनरली माना जाता है कि यूएस इन्वॉल्व था असैसिनेशन ऑफ मुजीबुर रहमान में। ठीक है, क्यों होगा यार? अभी ऑब्वियसली बताया रीजन आपको, क्योंकि सीआईए को तो मतलब मुंह की खानी पड़ गई ना, क्योंकि इंडिया ने सोवियत के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया और यूएस यूके किसको सपोर्ट कर रहे थे? वेस्ट पाकिस्तान को। तो सीआईए ने आईएसआई के साथ प्लॉट किया कि इनको मिलिट्री जनरल बनाएंगे, इनको बोला कि तुम सरकार बना लो अपनी, और इनका असैसिनेशन करवाया। तो इट वाज, अब देख लो सीआईए ने कहां पूरे वर्ल्ड में तख्ता पलट करवाए, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया, हर जगह सीआईए का इन्वॉल्वमेंट है। So it is believed that the US was involved in Mujibur Rahman's murder on August 1975. Anand Bazar Patrika published a story quoting West Bengal Congress Party youth movement chief Das Munshi. He said that assassination once again proved how active CIA and China were in the subcontinent. दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे इंडिया का रॉ है वैसे अमेरिका की CIA है। तो माना ही जाता है कि जनरल जियाउर रहमान वाज इन्वॉल्वड इन द असैसिनेशन ऑफ मुजीबुर रहमान। उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि इनको ट्रस्ट ही नहीं करते थे वो। शेख मुजीबुर रहमान जानते थे कि जनरल जियाउर रहमान सही आदमी नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने उसको प्रमोट नहीं किया था जनरल। ही प्रमोटेड सम अदर गाय कॉल्ड एज सफीउल्लाह एज आर्मी चीफ। तो इससे उन्हें बुरा लग गया, बदला लेने लगे वो। तो जनरल जियाउर रहमान को प्रमोट नहीं किया गया आर्मी चीफ के लिए, सैफुल्लाह को प्रमोट कर दिया गया। और ये इंदिरा गांधी को भी बात पता थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को बताया था वहां की एजेंसी ने कि ये सैफुल्लाह जो है इनको प्रमोट किया जा रहा है, जनरल जियाउर रहमान माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो दिस गाय गॉट दिस गाय असैसिनेटेड। तो अभी जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है उसके बेसिस पे आपकी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए बांग्लादेश के साथ आप कुछ ये नहीं बोल सकते कि परमानेंटली सोल्यूशन उसका मिल गया। ठीक है, इट वाज द मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान इन 1975 हु टुक ओवर पावर। तो 1970 से 1990 तक बांग्लादेश जो था वो मिलिट्री या क्वाज़ी मिलिट्री रूल के अंदर था, जो आप कह सकते हो जिस तरीके से आज के टाइम पे म्यांमार है या म्यांमार है। एंड देयर वर क्विक पीक आल्सो 1991 में बेगम खालिदा जिया वाज अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, शेख हसीना लेड द अवामी लीग टू पावर, शी वाज डिफीटेड बाय अगेन बाय बीएनपी। तो इनके बीच में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। एक बार मैडम आएंगी, दूसरी मैडम आएंगी, फिर एक मैडम आएंगी, फिर दूसरी मैडम आएंगी। तो दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। दैट अफेक्ट्स रिलेशंस विद इंडिया। बट 2001 और 2006 के बीच में वर्स्ट माना जाता है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि उस समय नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी होती थी उसको पूरी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया बांग्लादेश के लीडर्स ने। जो उल्फा, आपने सुना ना, उल्फा नाम सुना होगा, उल्फा मिलिटेंट्स नॉर्थ ईस्ट में और असम में ये टेररिस्ट एक्टिविटी कैरी आउट करते थे। उल्फा को पूरा सपोर्ट दिया उन्होंने। और ये एनएससीएन खापलांग, और एनएससीएन आप पढ़ोगे इंटरनल सिक्योरिटी में, एसएस इसाक मोवाया ग्रुप और खापलांग ग्रुप, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये सारे एक्सट्रीमिस्ट इंसर्जेंट्स हैं जो चाहते हैं कि नागालैंड का अलग कंट्री बन जाए नागालैंड। कोई कहता है असम को अलग कर दो, जैसे बोडोलैंड की भी बात चल रही थी जैसे। तो इनको पूरा सपोर्ट मिला। बाद में 2009 के बाद से ये जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व किया गया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? एनी डाउट्स इन दिस? देखो यहां पे क्या है ना, अब आपको पता है बांग्लादेश सीधे सीधे मेघालय असम से बॉर्डर शेयर करता है। और इधर क्या है आपका, देखो मार्क करूं मैं इधर, तो दिस इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, इधर मेघालय है, दिस इज असम, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इधर क्या है, नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम, ये वाला और ये त्रिपुरा। तो मेघालय के साथ इशू, त्रिपुरा के साथ इशू, मिजोरम के साथ इशू और ये नागालैंड। तो यहां जितने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते थे वो हमला करके वापस यहाँ पे हिली एरियाज को क्रॉस करके यहाँ छिप जाते थे। तो जब बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे हो गए 2009 के बाद, तो अब ये क्या करने लग गए, हमला करके यहाँ छिप जाते थे म्यांमार के बॉर्डर पे। आपको याद होगा उरी मूवी जब स्टार्ट होती है उसके पहले सीन में दिखाया गया है यहाँ पे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी इंडिया की, जब वो बड़ा फेमस डायलॉग हुआ था 56 छाती का सीना है, याद है? यहाँ पे एक मिलिट्री कॉन्वॉय जा रहा था इंडियन आर्मी का, जिसको ये मिलिटेंट्स ने एम्बुश करा था, जिसमें बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए थे और वो वापस क्रॉस करके चले गए। जिसके ऊपर एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, हिस्ट्री चैनल पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है उसके ऊपर दिखाया था कि कैसे म्यांमार के अंदर घुस के मारा था। ऑपरेशन सनराइज नाम था उसका। ठीक है, वो कॉल्ड एज ऑपरेशन सनराइज, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सनराइज होता है पहले। तो वो पहला आप कह सकते हो जो पब्लिक में आया सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक तो हमेशा होती है, बट पहली बार पब्लिक डोमेन में आया था, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है हॉस्टाइल एरिया, यहाँ पे क्या है ना, पोरस बॉर्डर है, मतलब जंगल है, पहाड़ियां, नदियां हैं, तो उसको क्रॉस करके लोग म्यांमार में चले जाते थे। उसके बाद एग्रीमेंट साइन किया इंडिया और म्यांमार ने कि म्यांमार अपनी जमीन यूज नहीं करने देगा फॉर एनी एंटी इंडिया एक्टिविटी। तो यही जो पॉलिसी है इसको पॉलिसी ऑफ हॉट परसूट बोला जाता है, कि पीछे पकड़ के मारेंगे तुमको। ठीक है, हॉट परसूट की पॉलिसी आप वर्ड सुनोगे, ये बार बार आता है फॉरेन पॉलिसी में, पॉलिसी ऑफ हॉट परसूट। परसूट करना मतलब पीछे जाना उसके, और हॉट मतलब द सिचुएशन हैज बिकम वेरी टेंस, हॉट परसूट। ठीक है, पॉलिसी हॉट परसूट, सर्जिकल स्ट्राइक। तो बांग्लादेश के साथ रिलेशन अच्छे रखना इसलिए जरूरी है। प्लस व्हाई इज बांग्लादेश इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये सारी चीजें तो ठीक है। पहला फैक्टर कल्चरल फैक्टर्स, बहुत ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, बंगाली पॉपुलेशन है सॉरी, जिनके बारे में आपने सुना है कि रेडिकलिज्म की वजह से वहां पे उनके ऊपर हमले होते रहे। नॉर्थ ईस्ट की एंट्री के लिए गेटवे है। स्टेबिलिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको पता है ना एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम पता है आपको क्या है, 24 परगना, नाम सुना है? वहां पे बहुत सारे ये इमिग्रेंट छिपे रहते हैं। पुलिस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है वो 24 परगना जो है। ठीक है, वहां पे आप देखोगे कुछ अभी महीनों पहले बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ था। तो वो क्या करते हैं, जितने भी ये इंसर्जेंट्स है ना बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके 24 परगना में चले जाते हैं। 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। सो अब इसमें इश्यूज जो हमारे मेजरली, एक तो तीस्ता वाटर को लेके हैं। अब तीस्ता नदी आप जानते हो कि सिक्किम के ऊपर से ओरिजिनेट करती है, रंगीत इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता का पानी जाके बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश की इकोनॉमी डिपेंडेंट है। लेकिन क्योंकि वेस्ट बंगाल से पानी जाता है तो दीदी नहीं मानती। दीदी मतलब ममता बनर्जी जी, दीदी लाइक हम नहीं मानेंगे। इतने सालों से बात चल रही है मनमोहन सिंह जी के टाइम से, लेकिन दीदी मान ही नहीं रही है। तो एक हमारे बीच में स्टिकिंग पॉइंट इज द तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। कई बार कोशिश की गई 2017 में, उसके पहले भी, कि भाई कर पाए इसको कर पाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। टेररिज्म वाला मैंने आपको बता दिया एंगल जो है। सो ये आपको स्लाइड में दिया हुआ, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तीस्ता बराज बनाया गया, जॉइंट रिवर कमीशन था, बट अभी तक इसका कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आया है। ठीक है, बांग्लादेश बोलता है कि भाई हमारा जो एरिया है मेजरली तीस्ता पे डिपेंडेंट है। ठीक है, बेसिकली आप देखिए पानी ऊपर से आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये जो आपका वेस्ट बंगाल का एरिया, यहाँ पे उन्होंने डैम बना रखा है, तो इस डैम के थोड़ा पानी डाइवर्ट हो जाता है। तो इस वजह से बांग्लादेश का कंसर्न है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है ये पानी जो है डाइवर्ट हो जा रहा है, तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो जाती है, राइट। लेकिन वेस्ट बंगाल इस चीज को नहीं मानता, वो कहते नहीं हमारे यहाँ पानी जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं देखो कल छुट्टी है, संडे है, असाइनमेंट दूंगा आपको मैं भी। ठीक है, असाइनमेंट है बांग्लादेश के बारे में पढ़ लीजिए, और जो बाकी स्लाइड है पाकिस्तान वाली का, किसी में कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अरे कल मुझसे कोई सवाल पूछा था कि सर बांग्लादेश वाले बोलते हैं कि इंडिया तो हमारे खिलाफ ही करता है, ये लो सबूत। बांग्लादेश को इतना हिस्सा हमने खैरात में दे दिया, जाओ इतना हिस्सा पानी का हमने उनको खैरात में दे दिया, पता है आपको? ये वाला हिस्सा इंडिया की बाउंड्री यहाँ है, आपको पता है डेल्टा है। बांग्लादेश बोलता है नहीं हमारा हिस्सा इतना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये पता है ये वाला केस गया था उनक्लॉज ट्राइब्यूनल में, आपको याद है ना उनक्लॉज बताया था मैंने पहले आपको। तो उनक्लॉज ट्राइब्यूनल में ये केस गया था, इंडिया हार गया था, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है जाओ। इंडिया गेव इट, एक्सेप्टेड द उनक्लॉज अवार्ड, बट वहीं चाइना है 9-9, कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर। फिर नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने का सबसे इजी तरीका है ये जो रेलवे लाइंस है। ठीक है, आप देखो कलकत्ता से ढाका और अगरतला कनेक्ट करते हुए रेलवे लाइन बन रही है, तो आप इससे जल्दी पहुंच जाओगे रादर देन गोइंग फ्रॉम दिस, जहां पे आपको 24 घंटे से ज्यादा लग सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट के गेटवे का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, अभी हम इसमें देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे तिपाई मुख को लेके, हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेके इशू चल रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे बारक नदी को लेके भी इशू है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। एंड चाइना का यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस है, बट फिर भी आप देखोगे यहाँ पे बांग्लादेश के साथ फिर भी हमारे रिलेशंस कंसिडरेबली अच्छे हैं। सो बांग्लादेश इज क्रिटिकल फॉर कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सिक्योरिटी फैक्टर्स, कनेक्टिविटी फैक्टर्स, राइट। तो आप जब भी आंसर लिखोगे तो आंसर में आप सब थीम्स आइडेंटिफाई कर लो, क्या क्या। पहला कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सिक्योरिटी फैक्टर्स, कनेक्टिविटी फैक्टर्स। पॉलिटिकल में आपका वाटर डिस्प्यूट भी आ जाएगा, एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर, 6 फैक्टर हो गए। अब ये 6 फैक्टर को आप एक्सप्लेन करके एग्जांपल दे दोगे, भाई साहब एग्जाम में 10 में से 7 नंबर दे देगा आपको, प्रोवाइडेड यू राइट अ गुड इंट्रो एंड कंक्लूजन। ठीक है, अगर आप ये 7 सब थीम्स को एक्सप्लेन कर दोगे ना बांग्लादेश के बारे में, आपको नंबर मिल जाएंगे, और क्या चाहिए आपको। तो इसको प्लीज पढ़ के आइएगा मंडे को। मैं हम लोग चाइना नहीं कर पाए कोई बात नहीं, तो मंडे को हम लोग बांग्लादेश को एक बार रिविजिट करेंगे। मंडे वी विल डू चाइना, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, चाइना में थोड़ा टाइम लगेगा, नेपाल भूटान जल्दी हो जाएगा, टाइम मिलेगा तो अफगानिस्तान भी कर लेंगे। ठीक है, नाउ आई टेक अप क्वेश्चंस। बताइए कितने बज गए, चलो राइट ऑन टाइम। क्वेश्चन बताइए जी, जो भी आपके सवाल है रेज हैंड में आ जाइए। अनुज जी बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बताइए। सर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हमारे यूएस प्रेसिडेंट है बाइडेन, वो जो है चाइना पाकिस्तान की फंडिंग को बैन क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे ट्रंप ने कर दिया था। देखो कल मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि जो भी फॉरेन पॉलिसी होती है अमेरिका की और बाकी कंट्रीज की, स्पेशली अमेरिका की, वो बाइडेन डिसाइड नहीं करेंगे। कौन डिसाइड कर रहा है? डिफेंस में। तो नाउ यू नो द रीजन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन, जो सऊदी अरेबिया है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है उसके टेररिज्म के कॉज में, इंडिया को इतना ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है ऑयल, फिर भी वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, मतलब समझ नहीं आता। अगेन सेम रीजन इज पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का आप समझना पड़ेगा आपको, सऊदी अरेबिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, सुन्नी लीडर मानता है अपने आपको, और उसका जो आइडियोलॉजी है वहाबिज्म। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा वहाबिज्म करके, जो रैडिकल सुन्नी इस्लामिक आइडियोलॉजी है, वही वो पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान उसको यूज करता है अगेंस्ट इंडिया। अगेन अब आप बोलोगे कि सऊदी इंडिया के साथ भी अच्छा है, तो वो क्या है, वो तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है।
बट उसे भी पता है कि अल्टीमेटली देखो हमेशा आप हमेशा एक बैकअप लेके चलते हो। मुझे लगता है इंडिया ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो उसको टैकल करने के लिए कौन सी कंट्री है, चाइना या पाकिस्तान। तो सऊदी चाइना, अभी आप देखो शी जिनपिंग चाइना भी गए थे वहां सऊदी अरेबिया और काफी सारे $1 मिलियन की डील साइन करके आए। सो इट इज ऑल अबाउट चेक्स एंड बैलेंसेस इन फॉरेन पॉलिसी। ओके ओके सर एक छोटा सा पेक्यूलियर क्वेश्चन है। ये जो पाकिस्तान स्टेट है, जैसे हम अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हैं, हमारे मेडिवल हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री, पाकिस्तान में क्या पढ़ाते होंगे, क्योंकि हमारी हिस्ट्री तो कनेक्टेड ही है ऑलमोस्ट। यार मैं मतलब कुछ तो मैं जानता हूँ क्या पढ़ाते हैं, बिकॉज वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की थी कि सर फॉरेन पॉलिसी पढ़ा दो। मैंने कहा तुम्हारे काम का कुछ है नहीं, क्योंकि मैं जो यहाँ पढ़ाऊंगा तुम्हें लगेगा कि तुमने पढ़ाई नहीं है, बिकॉज वहाँ पे बिल्कुल अलग वर्जन ऑफ हिस्ट्री चलती है। ठीक है, उनकी थोड़ी उस हिसाब से है कि सब सही था, पार्टीशन सही था, ये सब सही था, पाकिस्तान की डिमांड सही थी, गांधी जी गलत थे, ये सब चलता है वहाँ पे। ओके ओके सर ये जो सऊदी अरेबिया है और एक यूएई, एक दो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन, ये जो सऊदी अरेबिया और यूएई है, इन दोनों में मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है? कंट्रीज